नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा, एक्स इंडियन एयरफोर्स ESP आइंस्टाइन साइंस प्लेनेट से। हम NCERT की जो नई बुक क्लास 8 के लिए क्यूरियोसिटी के नाम से लॉन्च हुई है, उसका चैप्टर नंबर 11 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 10 तक थ्योरी एज वेल एज डिटेल क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में और राइट हैंड साइड अपर मोस्ट कॉर्नर पर मिल जाएंगे। अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चैप्टर 11 स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कीपिंग टाइम विद द स्काईज। इमेज देखो बेटा, इमेज से ही आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, कि इंटरेस्ट पैदा हो जाए। अधिकतर टीचर बोलते हैं, आई एग्री, अधिकतर टीचर बोलते हैं कि इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा तो बच्चे ध्यान देंगे। लेकिन ये चैप्टर जब आप फिनिश करेंगे तो रियली में आपको बहुत सी नई चीज़ें पता चलेंगी, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में, मून के बारे में, सन के बारे में बहुत सी नई चीज़ें पता चलेंगी। इसलिए इंटरेस्टिंग बोल रहा हूँ। इस इमेज को देखिए, इमेज में बच्चे पतंग उड़ाते हुए दिख रहे हैं। गुजरात का सीन दिखा रखा है, उत्तरायण का सीन है। उत्तरायण के टाइम में गुजरात के अहमदाबाद का सीन दिखा रखा है, जहाँ काइट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। स्टार्टिंग में ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रोब एंड काउंटर के अंडर में। ये आपकी क्यूरियोसिटी के लिए है। ये हम डिटेल क्वेश्चन आंसर सीरीज जो रहेगी उसमें करा दूंगा मैं आपको। अभी थ्योरी स्टार्ट करते हैं। इट वॉज मकर संक्रांति एंड मीरा वॉज इन अहमदाबाद फॉर द पतंग महोत्सव। ये मकर संक्रांति का टाइम है और मीरा अहमदाबाद आई हुई है पतंग महोत्सव के लिए, द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। एज शी लुक्ड अप एट द स्काई फिल्ड विद कलरफुल काइट्स, शी नोटिस्ड द मून शाइनिंग ड्यूरिंग द डे टाइम। जब वो पतंग उड़ा रही थी तो उसने क्या देखा कि मून शाइन कर रहा है, मून शाइनिंग ड्यूरिंग द डे टाइम। अब नॉर्मल नहीं है, आप में से भी कुछ बच्चों को लगेगा कि डे टाइम में कहाँ चांद होता है सर, चांद तो रात में ही होता है। नहीं बेटा, चांद दिन में भी दिखाई देता है, आप ध्यान से देखेंगे तो। शी वाज सरप्राइज एज शी हैड ऑलवेज थॉट द मून अपीयर ओनली एट नाइट। वो सरप्राइज थी क्योंकि वो हमेशा ये सोचती थी कि मून तो हमेशा रात में दिखता है। Also, the moon did not appear like a full circle, but that did not surprise her as much. जो मून था वो एक फुल सर्कल की तरह अपीयर नहीं हो रहा था, मीन्स क्रेसेंट या गिबस फॉर्म में रहा होगा, जिससे वो ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुई, क्योंकि बिकॉज शी वॉज वेल अवेयर अबाउट इट। शी न्यू इट्स शेप चेंज्ड एवरी नाइट। उसे पता था इसकी शेप हर रात चेंज होती है। स्टिल इट गॉट हर थिंकिंग। She remembered learning that the moon is spherical and shines by reflecting sunlight. उसे याद था, उसे क्या याद था कि मून कैसा है बेटा, स्फेरिकल है और शाइन करता है। कैसे? खुद की रोशनी नहीं है, खुद की रोशनी नहीं है। एंड शाइन्स बाय रिफ्लेक्टिंग सनलाइट। जब सनलाइट मून के ऊपर आती है तो वो रिफ्लेक्ट होता है। देन व्हाई इज नॉट द होल मून विजिबल एवरी नाइट। तो फिर जो पूरा चांद है, जब सूरज की चांदनी मतलब सूरज की रोशनी उसके ऊपर गिरनी है तो चांद मुझे पूरा का पूरा दिखाई क्यों नहीं देता। बात समझ रहे हैं भाई? उसकी एक फीलिंग थी कि चांद मुझे पूरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा। फॉर ए मोमेंट सी वंडर इफ इट वॉज ड्यू टू ए लूनर एक्लिप्स। कुछ क्षण के लिए उसे लगा क्या ये लूनर एक्लिप्स है क्या, चंद्रग्रहण। लूनर एक्लिप्स मीन्स आप लोगों को भी लगता होगा कि जो मून का फेस मुझे पूरा दिखना चाहिए था, कभी मुझे क्रेसेंट फॉर्म में दिखता है, कभी गिबस फॉर्म में दिखता है, कटा हुआ दिखता है थोड़ा सा पोर्शन, मुझे थोड़ा सा पोर्शन कटा हुआ दिखता है। लूनर एक्लिप्स है क्या? नहीं। बट एक्लिप्स आर रेयर। लेकिन चंद्रग्रहण तो कभी कभार सुनने में आते हैं कि अभी चंद्रग्रहण बहुत कई महीनों बाद आपको सुनने में आते हैं। एंड ब्रीफ, और होते भी कुछ ही 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। लेकिन जब मैंने चांद को देखा तो पूरी रात क्रेसेंट फॉर्म में ही था, पूरी रात क्रेसेंट फॉर्म में ही था, या देखा तो पूरी रात गिबस फॉर्म में ही था। ऐसा क्यों? सो व्हाट कॉजेज द मून चेंजिंग शेप। तो मून के फेसेस क्यों चेंज हो रहे थे, आइए समझते हैं। हाउ डज द मून्स अपीयरेंस चेंज एंड व्हाई। मून के अपीयरेंस चेंज क्यों होते हैं और क्यों। लेट अस केयरफुली वॉच द मून टू अंडरस्टैंड हाउ इट्स अपीयरेंस चेंजेस ओवर ए मंथ। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे बेटा। इस एक्टिविटी में हमें बता रखा है कि हम माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे पूरे महीने के लिए, माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे पूरे महीने के लिए कि कैसे मून अपने फेसेस चेंज करेगा। यू मे हैव डन अ सिमिलर एक्टिविटी अर्लियर। यही एक्टिविटी आपने पहले भी की होगी, याद हो आपको, ब्रिज कोर्स में हमने किया था। बट लेट अस नाउ डू इट इन मोर डिटेल।
लेकिन अब क्या करेंगे हम बहुत डिटेल में जाके करेंगे। बिगिन दिस एक्टिविटी फ्रॉम द सनराइज आफ्टर ए फुल मून डे। फुल मून डे मीन्स पूर्णिमा। पूर्णिमा के बाद जो सनराइज होता है उस टाइम से स्टार्ट कीजिए। दैट इज व्हेन इट इज इजीएस्ट टू स्पॉट द मून इन द स्काई। जब पूर्णिमा की रात होती है ना बेटा, तो पूर्णिमा की रात देखना, आप चांद बहुत पहले उग जाता है और सनराइज तक आपको चांद दिखाई देगा। तो वही बोल रहा है कि उस दिन हम स्टार्ट करेंगे जब पूर्णिमा का नेक्स्ट डे सुबह हो रखी होगी, सनराइज हो रखा होगा। दैट इज व्हेन इट इज इजीएस्ट टू स्पॉट, क्योंकि उस टाइम में आसान होता है चांद को ढूंढना आकाश में। अब एक्टिविटी कर रहे हैं, लेट अस एक्सप्लोर के नाम से 11.1 एक्टिविटी है। स्पॉट द मून एट सनराइज इन द वेस्टर्न डायरेक्शन ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर द फुल मून। फुल मून था, मान लिया जिस दिन पूर्णिमा की रात हो, फुल मून पूर्णिमा को बोलते हैं। पूर्णिमा की रात है, उससे अगले दिन सुबह मॉर्निंग में उठेंगे तो आपको सन की डायरेक्शन तो बहुत पहले से पता है। सन हमेशा ईस्ट में पैदा होगा, ईस्ट में राइज हुआ, सनराइज हुआ, तो आप उसके अपोजिट, मान लीजिए ये ईस्ट है तो आप उसके अपोजिट उधर अगर आकाश में देखोगे तो आपको वहां मून दिखाई देगा। वही बोल रहा है, स्पॉट द मून एट सनराइज इन द वेस्टर्न डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में होगा? वेस्ट डायरेक्शन में। ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर द फुल मून। मेक ए टेबल सिमिलर टू टेबल 11.1। एक टेबल बनाएंगे हम। डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग। उसमें क्या क्या लिखना है, किस डेट को लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आज की बात कर रहा हूं, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, टुडे इज 1 अगस्त, तो मैंने 1 अगस्त 25 लिख दिया। डेट की जगह 1 अगस्त लिख दिया। व्हेन यू सो द मून एट सनराइज और सनसेट। अब आप ये लिखेंगे कि आपने सनराइज पे देखा या सनसेट पे देखा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं सनराइज की बात कर रहा हूं, मैंने मून को सनराइज पे देखा, तो मैं लिख दूंगा एट सनराइज। शेयर द कॉरस्पॉन्डिंग सर्कल विद पेंसिल टू शो द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून एज शोन इन फिगर। जैसे ये फिगर में दिखा रखा है बेटा, दिस इज द होल मून, फुल मून। तो जो पोर्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा हो उसको उतना शेड कर दीजिएगा। जैसे आज जो मैं पहले दिन की बात कर रहा हूं, फुल मून की बात कर रहा हूं, तो उस दिन मुझे पूरा मून दिखाई देगा तो मैं पूरा सर्कल व्हाइट बनाऊंगा। नेक्स्ट डे घटेगा बढ़ेगा, वो हम एक्टिविटी में लिखते जाएंगे। फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड्स, पहले दिन मैंने फुल मून बना दिया। फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड्स ऑल्सो डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग। अगले दिन से आप क्या लिखेंगे, इज द साइज ऑफ ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रॉम द प्रीवियस डे। पहले दिन देखा मैंने, पहले दिन देखा पूरा मून मुझे दिखाई दे रहा था, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम फुल मून। फुल मून से किया। अगले दिन अब आप देखोगे कि उसका साइज घट रहा है, उसका साइज घट रहा है इस टाइप से। तो अगर घट रहा है या बढ़ रहा है तो आप उसको, बढ़ तो सकता ही नहीं, जितना घटेगा उसको हम डार्क कर देंगे। वेदर द मून अपीयर्स क्लोजर टू और फार्दर फ्रॉम द सन इन द स्काई देन द डे बिफोर। अब आप नेक्स्ट डे, सेकेंड डे ऑनवर्ड्स, फर्स्ट डे नहीं लिखोगे, सेकेंड डे ऑनवर्ड्स क्या लिखोगे। मान लिया फर्स्ट डे मुझे सन दिखाई दिया एग्जैक्ट ईस्ट में और मून दिखाई दिया मुझे एग्जैक्ट वेस्ट में, तो सोचो कितनी ज़्यादा दूरी है। नेक्स्ट डे अगर मैं देखूंगा तो मुझे सन उसी जगह पे दिखेगा क्योंकि मैं सनराइज पे देख रहा हूं, लेकिन जो मून मुझे प्योर वेस्ट में दिखा वो थोड़ा सा नजदीक दिखेगा, मतलब वहां से उठा हुआ, यानी सन में और मून में दूरी कम हो जाएगी, ये समझाने की कोशिश कर रहा है। तो आप लिखोगे कि भाई वो नजदीक दूरी कम हुई या दूरी बढ़ गई, वो चीज। आफ्टर अबाउट 15 days यू मे नॉट बी एबल टू सी द मून एट सनराइज और सनसेट। ऐसे ही ये कार्यक्रम 15 दिन चलेगा। 15 दिन के बाद बोल रहा है आफ्टर अबाउट 15 days, 15 दिन के बाद यू मे नॉट बी एबल टू सी, आप नहीं देख पाओगे द मून एट सनराइज और सनसेट। क्यों? क्योंकि 15 दिन बाद बेटा अमावस्या आ जाएगी, न्यू मून डे आ जाएगा, न्यू मून जिसे हम अमावस्या बोलते हैं। अमावस्या मीन्स काली रात। हिंदी फिल्मों में अमावस्या को बहुत खतरनाक दिखा रखा है, नथिंग लाइक दैट। फॉर द नेक्स्ट 15 days कैरी आउट दिस एक्टिविटी एट सनसेट। 15 दिन तक आपने क्या किया? 15 दिन तक सर मैंने सनराइज पे किया। अब 16 दिन 17वें दिन मुझे दिख ही नहीं रहा है सनराइज पे, तो अब क्या करो, यही एक्टिविटी सनसेट पे करो। अपने डायरी में लिख दो कि अब मैं सनसेट पे कर रहा हूं और उसके बाद पहले मैंने सनराइज पे किया था, लास्ट में मैंने सनसेट पे किया था। इस तरह से आप लिख सकते हैं। लास्ट में ये लिखा है कि ये चैप्टर शुरू होने से 1 महीना 1.5 महीना पहले ये एक्टिविटी करो। वैसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्चा तब तक बुक को हाथ ही नहीं लगाएगा, उस चैप्टर को हाथ ही नहीं लगाएगा जब तक वो
चैप्टर पे पहुंच ना जाए, और एक बार पहुंच गया फिर उसके पास ये महीना है नहीं। लेकिन अगर आप वेल इन एडवांस ये वीडियो देख रहे हैं तो इस एक्टिविटी को आप 1 महीना 1.5 महीना पहले कीजिए ताकि आप उसको फील कर पाएँ। ये आ गया बेटा वो टेबल जो बताई थी, डॉक्यूमेंटिंग चेंजेस इन द मून्स अपीयरेंस। हमने डॉक्यूमेंट कर लिया उन चेंजेस को जो मून के अपीयरेंस में हो रहे थे। यहाँ सीरियल नंबर डाल दिया, डे पहला दूसरा तीसरा, उस हिसाब से डेट डाल दी, जैसे आज 1 अगस्त डाल दिया मैंने, 2 अगस्त डाल दीजिए, इस टाइप से अब डेली कर सकते। मून सीन एट, आपने कहाँ देखा? सनराइज पे देखा, तो पहले 15 दिन आप सनराइज पे देख रहे हैं, फिर दूसरे 15 दिन सनसेट पे देख रहे हैं, इस हिसाब से महीना होगा। अपीयरेंस ऑफ द मून इन द स्काई, जब मैंने फर्स्ट डे देखा तो मुझे पूरा चांद दिखाई दिया। अगले दिन क्या होगा? मुझे थोड़ा सा कटा हुआ चांद दिखाई दिया, अगले दिन और कटा हुआ, लाइक दैट बढ़ता जाएगा। और न्यू मून वाले दिन कंप्लीटली डार्क, मुझे नहीं दिखाई देगा, चांद मुझे नहीं दिखाई देगा, इस हिसाब से चलेगा। साइज ऑफ द ब्राइट पोर्शन कंपेयर टू द प्रीवियस डे, जो साइज था पहले दिन के कंपैरिजन में दूसरे दिन, तो पहले दिन इसने डैश कर दिया है, पर्पसफुली डैश कर दिया है, क्योंकि पहले दिन का कंपैरिजन नहीं कर सकते ना। सिमिलरली प्रीवियस डे के कंपैरिजन में मून और चांद की दूरी वो भी डैश कर दी, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस डे के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते फर्स्ट डे। सेकंड डे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो सेकंड डे मैंने देखा कि मेरा मून अब थोड़ा सा साइज घट गया है, प्रीवियस डे के कंपैरिजन में साइज घट गया है, तो मैं डिक्रीज लिख दूंगा। मैं क्या लिख दूंगा? डिक्रीज लिख दूंगा। इंक्रीज को काट दूंगा, डिक्रीज पर टिक कर दूंगा। मून एंड सन सेपरेशन इन द स्काई कंपेयर टू द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे के कंपैरिजन में जब मैंने बेटा फुल मून वाले मॉर्निंग में स्टार्ट किया तो सबसे दूर मिलेगा। मून मेरे को एग्जैक्ट वेस्ट में मिलेगा, सन मेरे को एग्जैक्ट ईस्ट में मिलेगा, तो दूरी बहुत ज़्यादा है। अगले दिन क्या देखूंगा कि चांद थोड़ा और नज़दीक आ गया, और नज़दीक आ गया, और नज़दीक आ गया, और नज़दीक आ गया, लाइक दैट, तो मुझे अब क्लोजर दिखाई देगा। 15 दिन के लिए क्लोजर दिखाई देगा, फिर बाद में ये चेंज हो जाएगा। इस हिसाब से मुझे पूरी एक्टिविटी 30 डेज के लिए करनी है। एनालाइज द डाटा रिकॉर्डेड बाय यू इन टेबल 11.1, टेबल में जो हमने बनाया उसको एनालाइज करो। डिड द मून अपीयर डिफरेंट ईच डे, इस क्वेश्चन का आंसर दो एनालिसिस करके। क्या हर एक दिन मुझे कुछ चेंज दिखाएगा? बेटा पक्का दिखाई देगा, एंड यू मस्ट बी अवेयर। अभी आप 8th क्लास में आ गए हो, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं आजकल, वो तो ये सब चीज़ें बड़ा इजीली कर लेते हैं और एनालाइज कर लेंगे कि वो सर पहले घटते घटते 0 हो गया, अमावस्या वाला दिन बिल्कुल नहीं दिख रहा था, फिर बढ़ते बढ़ते फिर से फुल मून तक पूरा बड़ा दिखने लगा। वॉज द मून विजिबल ऑन ऑल डेज, क्या मून सभी दिन अवेलेबल था? नहीं, अमावस्या वाला दिन बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। डिड द मून अपीयर एट द सेम पोजिशन इन द स्काई एज ऑन द प्रीवियस डे, जिस दिन भाई प्रीवियस डे के कंपैरिजन में उसी जगह दिखाई दिया क्या? फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे मुझे प्योर वेस्ट में दिखाई दिया, अगले दिन उसी जगह दिखाई दिया क्या? नहीं, उसी जगह नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, और थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, और थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, इस हिसाब से वो पोजीशन चेंज करेगा। नेक्स्ट आता है बेटा फेसेस ऑफ द मून, मून के डिफरेंट फेस। You may have observed that the bright portion of the moon decreases from a full circle to a half circle. यहां न्यू मून दिखा रखा है बेटा, न्यू मून मीन्स बिल्कुल अमावस्या, यहां फुल मून दिखा रखा है, आपको पूरा मून दिखा रखा है, पूरा मून दिख रहा है, इसको फुल मून बोलते हैं, पूर्णिमा। तो क्या बोल रहा है बेटा, जब मैंने फुल मून पे देखना शुरू किया, फुल मून के बाद धीरे धीरे घटता जाएगा, गिबस उसमें आएगा, वैनिंग, क्रेसेंट एंड न्यू मून। वैनिंग में क्या है बेटा? घट रहा है वैनिंग वाले पोर्शन, इसको यहां से लेके इस पोर्शन को वैनिंग पोर्शन कहा जाता है, और यहां से लेके यहां तक के पोर्शन को वैक्सिंग कहा जाता है। इसमें बढ़ रहा है, देखना कंप्लीटली डार्क था, बढ़ा 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 और पूरा बड़ा दिख रहा है, और यहां क्या है? घटते जा रहा है। तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यहां से 4 पार्ट में डिवाइड किया, एक पोर्शन ये वाला, एक पोर्शन ये वाला, एक पोर्शन इधर वाला, और फर्स्ट क्वाड्रेंट वाइज अगर मैं बोलना चाहूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इस हिसाब से आप इसको अलग अलग बोल सकते हैं। जैसे यहाँ मुझे पतला सा दिखाई दे रहा है तो इसे क्रेसेंट बोला गया है, यहाँ गिबस बड़ा, यहाँ भी गिबस थोड़ा सा कटा हुआ, थोड़ा सा पोर्शन कटा हुआ दिख रहा है, ये बड़ा पोर्शन कटा हुआ दिख रहा है। क्रेसेंट में फिर से आपको पतला दिखाई देगा। क्रेसेंट वही फॉर्म है जो बेटा ईद के चांद में बोलते हैं ना, वही वाली फॉर्म है।
You have observed that bright portion of the moon decreasing from a full circle से स्टार्ट करते हुए हाफ सर्कल में पहुंच गया। ये देखो, ये वाला हाफ सर्कल में पहुंच गया है इन अबाउट ए वीक। यहाँ लगभग एक हफ्ता लगेगा, हर एक क्वाड्रेंट में एक हफ्ता लगेगा। एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते। 4 हफ्ते मीन्स अराउंड ए मंथ, एक महीने के आसपास, 29 दिन के आसपास लगते हैं बेटा चांद वाले ये कंप्लीट होने में, फेसेस कंप्लीट होने में। तो हम लगभग एक हफ्ता लगेगा। द ब्राइट पोर्शन कॉन्टिन्यूज टू श्रिंक फॉर अनदर वीक। ब्राइट पोर्शन घटा, यहाँ काफ़ी घट गया, फिर घटते घटते एक वीक तक और घटेगा, अंटिल इट इज नो लॉन्गर विजिबल। इस दिन क्या होगा बेटा, आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, इस दिन आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। दिस 2 वीक पीरियड इज कॉल्ड द वैनिंग पीरियड। इस जो 2 वीक का पीरियड है ना बेटा, उसको वैनिंग पीरियड कहा गया है। वैनिंग पीरियड, घटता हुआ। डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू द मून्स विजिबल शेप्स ड्यूरिंग दिस साइकिल। अलग अलग नाम दिए गए हैं। द डे व्हेन द मून अपीयर्स एज ए फुल ब्राइट सर्कल इज कॉल्ड द फुल मून। जिस दिन आपको पूरा मून दिखाई दे रहा था उस दिन उसको क्या नाम दिया गया, फुल मून, पूर्णिमा। हमारे हिंदी लैंग्वेज में फुल मून कहा गया, और द पूर्णिमा। एंड द डे व्हेन इट इज नॉट विजिबल, जब वो बिल्कुल विजिबल नहीं हो रहा था, उसे न्यू मून कहा गया या फिर अमावस्या कहा गया। After the new moon, its bright side glows to a half circle in about a week. अब न्यू मून के बाद फिर से साइकिल चलती रही, और ये देखो इतना पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, वही बोल रहा है। और यहां से लेके यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, अराउंड अ वीक। The period when the bright part of the moon increases is called, वो वाला पीरियड जब उसका ब्राइट पार्ट यहाँ बिल्कुल जीरो था, बिल्कुल जीरो था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे इधर जाएगा बढ़ता जाएगा, यहाँ हाफ दिखने लगा और यहाँ पूरा दिखने लगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के पीरियड को, ये वाला पीरियड जो 2 वीक का पीरियड है बेटा, उसे वैक्सिंग पीरियड कहा गया। आप समझ पा रहे हो? इट मीन्स अगर मैं क्वाड्रेंट वाइज समझाऊं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट वैक्सिंग पीरियड हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट वैनिंग पीरियड हो गया। इसमें बढ़ रहा था और इसमें घट रहा था, दिख भी रहा है आपको। अभी मैंने एक डायग्राम और ऐड किया है, उसमें और अच्छे से समझाऊंगा आपको। इज कॉल्ड वैक्सिंग पीरियड, उसको वैक्सिंग पीरियड कहा गया। इन इंडिया द वैनिंग पीरियड ऑफ द मून इज जनरली कॉल्ड द कृष्ण पक्ष। जो वैनिंग पीरियड है, जहां चांद का साइज घटते जा रहा था, मीन्स अंधेरा बढ़ता जा रहा था, उसको कृष्ण पक्ष बोला गया। कृष्ण मीन्स काला, कृष्ण मीन्स काला, क्योंकि अंधेरा बढ़ता जा रहा है इसीलिए उसे कृष्ण पक्ष बोला गया। ये हिंदी वर्ड है बेटा। वाइल द वैक्सिंग पीरियड इज कॉल्ड द शुक्ल पक्ष। और जो वैक्सिंग पीरियड है, जहां चांद का साइज अमावस्या से पूर्णिमा के लिए फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट बढ़ रहा था, उसे क्या बोला गया बेटा, शुक्ल पक्ष। शुक्ल मीन्स व्हाइट, शुक्ल पक्ष बोला गया। द मून गोज थ्रू अ वैनिंग पीरियड फॉलोड बाय ए वैक्सिंग पीरियड इन ए साइक्लिंग मैनर एज शोन इन फिगर। हम जैसे उसमें देखा, वो साइक्लिंग फॉर्म में बढ़ते जा रहा है, घटते जा रहा है। द साइकिल फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट टेक्स अबाउट अ मंथ। एक फुल मून से लेके पूरा वही फुल मून पे आने के लिए अराउंड 1 महीना लग जाता है। द चेंजिंग शेप्स ऑफ द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून फ्रॉम वन डे टू अनदर एज सीन फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड द फेसेस ऑफ द मून। इसी को बेटा फेसेस ऑफ द मून कहा गया है। जो चेंज हो रहे हैं ना, जो डेली चेंज हो रहे हैं, आपने भी मॉनिटर किया अपनी एक्टिविटी में, आपने भी मॉनिटर किया कि पहले फुल मून वाले दिन पूरा बड़ा दिखाई दे रहा था, फिर छोटा, फिर थोड़ा कम कम कम, अमावस्या वाले दिन बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। इसी चीज को फेसेस ऑफ द मून कहा गया है। अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आपको फेसेस ऑफ मून इजीली लिख पाएंगे। नेक्स्ट आता है बेटा लोकेटिंग द मून। मून को लोकेट करना है। व्हेन यू चेक द मून एट द सेम टाइम ऑन सक्सेसिव डेज, फॉर एग्जाम्पल सनराइज। अगर आप सनराइज पे डेली सुबह, जब इधर सनराइज हो रहा है आप मून को देख रहे हो, डिड यू सी इट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्काई? क्या आपको डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्काई में दिखाई दिया? हाँ सर दिखाई दिया। जब फर्स्ट डे पूर्णिमा वाले दिन देखा मैंने तो ईस्ट इधर था, चांद मुझे बिल्कुल वेस्ट में दिखाई दिया। अगले दिन थोड़ा सा ऊपर, अगले दिन और ऊपर, और इस टाइप से वो मुझे लोकेशन चेंज करता हुआ दिखाई दिया। ऑन फुल मून डे द मून इज नियरली अपोजिट द सन। मून क्या था? अपोजिट था सन के। एक नई बात पता चली ना हमें। फुल मून वाले दिन अपोजिट था। मजा आएगा आपको करने में। ये एक्टिविटीज ऐसी हैं जो रियली में बहुत से बच्चे करेंगे। When the sun rises in the east, the moon is almost setting in the west. जब मून
जब सन राइज हो रहा होगा ईस्ट में, तो वेस्ट में अपोजिट डायरेक्शन में चांद हमारा छिप रहा होगा। ऑन सब्सिक्वेंट मॉर्निंग्स, नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या होगा, एट सनराइज एज इट्स ब्राइट पार्ट कंटिन्यूज टू डिक्रीज, उसका ब्राइट पार्ट घटना शुरू हो जाएगा। द मून अपीयर्स टू मूव क्लोजर इन द स्काई टू द सन। सूरज मेरा वही है, डेली में वही है, लेकिन चांद अब धीरे 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 नजदीक आ रहा है। क्या आ रहा है, ये देखो लिखा है मूव क्लोजर, नजदीक आ रहा है। व्हेन द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून डिक्रीजेस टू हाफ सर्कल शेप, जब ब्राइट पार्ट आधा हो गया है, घटते घटते कैसा हो गया है, आधा हो गया है, द मून इज ओवरहेड एट सनराइज। मैंने बताया ना सनराइज इधर है, हर बार अंदाजा लेना, सनराइज ईस्ट में है, फुल मून वाले दिन चांद मेरा बिल्कुल अपोजिट था, वेस्ट में। घटते 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 जब आधा पीरियड हो जाएगा, मीन्स आधा चांद मुझे दिखने लग जाएगा, अराउंड ए वीक, एक वीक के आसपास मुझे मून बिल्कुल मेरे अपराइट मिलेगा, बिल्कुल सिर के ऊपर दिखाई देगा। और फिर अगला एक हफ्ता वो उधर ईस्ट की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। A few days later, the crescent moon appears even closer to the sun. कुछ दिन बाद मैं क्या देखूंगा, क्रेसेंट फॉर्म मुझे दिखाई देगा। मून का कौन सा फेस दिखाई देगा, क्रेसेंट, जो ईद का चांद पतला सा हो रहता है ना, इतना सा क्रेसेंट फॉर्म मुझे दिखाई देगा, जो कि सन के काफी पास होगा, इट मीन्स, अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि साइज घटते 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 इतना पतला रह गया है कि अब ये अमावस्या आने वाली है। Knowing the phases of the moon and whether it is waxing or waning can thus help us find out where and when to look for the moon on any given day. अगर आपको पता चल जाएगा मून के फेसेस और ये पता चल जाएगा कि अभी वैक्सिंग पीरियड चल रहा है यानी साइज बढ़ रहा है, या फिर वैनिंग पीरियड चल रहा है यानी साइज घट रहा है, तो कैन हेल्प अस फाइंड आउट वेयर एंड व्हेन टू लुक फॉर द मून ऑन एनी गिवन डे। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि मुझे चांद कहाँ दिखाई देगा। जैसे मैंने अभी बता दिया, पूर्णिमा वाले दिन अपोजिट दिखेगा, तो आप उठते ही सनराइज देखोगे, तुरंत अपोजिट देखोगे, उधर आपको चांद दिखाई दे रहा होगा और धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा एंड एट लास्ट वहां चला जाएगा। ए वैक्सिंग मून इज इजीएस्ट टू स्पॉट। एक वैक्सिंग मून, वैक्सिंग मीन्स जहां साइज बढ़ रहा है, उसको आसान होता है स्पॉट करना एट सनसेट। सनसेट के टाइम में हम उसको इजीली स्पॉट कर सकते हैं, और वैनिंग पीरियड कब स्पॉट कर पाएंगे, सनराइज के टाइम पे। तो इसीलिए बेटा उसने वैनिंग मून का जो सीजन दिया था ना, 15 दिन वाला, 2 वीक वाला, वो आपको सनराइज के टाइम में दिया, और वैक्सिंग का कब देखोगे, सनसेट में देखोगे। बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट द मून ऑलवेज राइजेस एंड सेट्स एट डिफरेंट टाइम्स देन द सन। यही रीजन था कि सन नॉर्मली लगभग वही 6-7 के आसपास में राइज होता है, और वही 6-7 के आसपास में सनसेट हो जाता है। लेकिन चांद बेटा दिन के किसी भी पहर में, किसी भी टाइम में, जैसे इमेज में दिखा भी रखा था, दिन का टाइम था, बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, फिर भी मून दिखाई दे रहा था दिन के टाइम में। नेक्स्ट है स्टेप फर्दर। स्टेप फर्दर में बेटा वो चीजें दी गई हैं जहां बच्चा इंटरेस्टेड है समझने के लिए कि सर मुझे थोड़ा और मजा आ रहा है, थोड़ा और कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, तब वो बच्चा स्टेप फर्दर में जाएगा, ये सब एक्टिविटी वो कर सकता है। मैनी पीपल बिलीव द मून राइजेस व्हेन द सन सेट्स। कई लोगों को लगता है कि मून तब राइज होगा जब सन सेट होगा, बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी होता है वो रैंडम। लुक इन ए लोकल न्यूज़पेपर और ऑन द पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर। आप लोकल न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, या फिर पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर, जिसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी IMD बोला जाता है। आजकल वेदर के चक्कर में IMD बहुत फेमस हो गया है। उसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं टू फाइंड द मून राइज टाइम इन योर एरिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो आप आजकल तो बेटा इतना जरूरत ही नहीं है, गूगल पे सर्च कर लो मून राइज टाइम इन दिल्ली। मैं बॉम्बे में रह रहा हूँ, तो मून राइज टाइम इन बॉम्बे, इस हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं। चेक दीज टाइम्स फॉर सेवरल डेज इन ए रो। लगातार आप चेक करो, आपको पक्का फर्क मिलेगा, और आपको लगेगा कि अराउंड 50 मिनट्स का गैप आ रहा है। आज मान लिया रात को 10 बजे राइज हुआ, तो अगले दिन 10:50 के आसपास राइज होगा, आपको फर्क दिखाएगा लगभग 50 मिनट्स का। समटाइम मून राइज हैपन्स इन द आफ्टरनून,
आफ्टरनून में राइज होगा, जैसे हम डिस्कशन कर चुके हैं 2 बजे 4 बजे किसी भी टाइम हो सकता है। सो यू कैन स्पॉट द मून इन द ईस्टर्न स्काई ड्यूरिंग डे लाइट। दिन में ईस्टर्न स्काई में आपको दिखाई देगा, ईस्टर्न स्काई में दिखाई देगा दिन के टाइम में। यू मे नीड टू वेट अबाउट 30 मिनट्स पास द लिस्टेड मून राइज टाइम फॉर द मून टू क्लाइम हाई इनफ फॉर इट टू बी सीन। ये लाइन इसने किस लिए ऐड की है? बहुत अच्छी लाइन ऐड की है बेटा, इसलिए की है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली में था, मैंने देखा 2 बजे का टाइम है दिन का, दिन के 2 बजे का टाइम था। मैं 2 बजे गया छत पे और मैंने काफ़ी देर तक मून को सर्च किया, लेकिन मून मुझे नहीं दिखाई दिया। मैं वापस आ गया छत से, क्योंकि गर्मी वैसे थी। तो ये लाइन इसीलिए ऐड की है बेटा, क्योंकि जो मून राइज टाइम आपको IMD पे या गूगल पे मिलेगा ना, वो एग्जैक्ट ओरिजिन का टाइम होगा, जहाँ ओरिजिन से राइज हो रहा है। तो आप उसके आधे घंटे बाद जाना, उसके आधे घंटे बाद जाना छत पे, ताकि तब तक मून काफ़ी ऊपर आ चुका हो, आपके देखने लायक बिल्डिंग्स वगैरह से ऊपर निकल चुका हो। यही चीज़ बता रहे हैं। द टाइम एंड पोजिशन ऑफ मून राइज चेंजेस फ्रॉम वन डे टू द नेक्स्ट। अब देख रहे हो 2:23 पे, 3:15 पे, तो लगभग 50 मिनट का आपको डिफरेंस दिखाई देगा। मेकिंग सेंस ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन, हमारे ऑब्जर्वेशन के लिए सेंस बना रहे हैं बेटा। यहां एक ड्राइंग दे रखी है आपको। इस ड्राइंग में फिगर में क्या दे रखा है बेटा? सन, मान लिया सन इस तरफ है, टू माई लेफ्ट, इधर से रेज आ रही है, ये सन रेज दिखा रखी है आपको, और ये पूरा मून है, ये वाला पूरा मून है। और मून का हाफ पोर्शन आप जैसे देख पा रहे हो नॉन इल्यूमिनेटेड है, और हाफ पोर्शन पूरा इल्यूमिनेटेड है, जो आपको कंटिन्यू दिख रहा है। ऐसा ही उस टाइम में होता है जब, क्योंकि देखो मून की खुद की लाइट नहीं है, मून की खुद की लाइट नहीं है, ये सूर्य की लाइट से चमकता है। तो सूर्य की लाइट जहाँ जहाँ पड़ेगी वो पोर्शन इल्यूमिनेट हो जाएगा, जहाँ नहीं पड़ेगी वो नॉन इल्यूमिनेटेड हो जाएगा। द शेप ऑफ द मून इटसेल्फ डज नॉट चेंज, ओनली व्हाट वी सी चेंजेस। बहुत प्यारी लाइन है। क्या? शेप चेंज नहीं होती है, मून तो भाई वैसा ही है, मून वैसा ही है, ये चेंज नहीं होती। ओनली व्हाट वी सी चेंजेस, जो हम देखते हैं वो चेंज होता है। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? मून खुद चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जितनी उसके ऊपर रोशनी गिरी और मुझे दिख रही है वो चेंज हो रहा है। यू मे रिकॉल लर्निंग अर्लियर दैट द मून डज नॉट एमिट लाइट ऑफ इट्स ओन। मून अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं करता है, लेकिन शाइन करता है सनलाइट से, जो इसके ऊपर गिरती है उसके कारण सनलाइट करता है, सनशाइन करता है। द हाफ ऑफ द मून दैट फेसेस द सन रिसीव सनलाइट। आधा मून जो सनलाइट अब्जॉर्व कर रहा है वो चमकता है एंड बिकम्स इल्यूमिनेटेड, और जो दूसरा पोर्शन है वो नॉन इल्यूमिनेटेड रह जाता है, वो हमें नहीं दिखता है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड ओनली वन हाफ ऑफ द मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। क्या बोल रहा है? मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये आपको पता होना चाहिए बेटा, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और मून का एक ही फेस हमेशा अर्थ की तरफ रहता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कहने के लिए। अगर मैं समझाऊं आपको, मान लो ये मेरी बॉल है, इसको मैं एज ए मून मान रहा हूं, तो मैंने क्या किया, ये मून का ये वाला पोर्शन जो स्माइली बना रखा है, उसको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं बेटा। ये स्माइली हर टाइम ऐसा नहीं कि ये रोटेट करेगी, यूं रोटेट करके कभी दूसरा फेस दिखाएगी, कभी पीछे का कभी आगे का, ऐसा नहीं है। हमेशा मून का एक ही पोर्शन, ये स्माइली वाला पोर्शन, वही मेरे चारों तरफ, वही अर्थ को फेस करेगा इस टाइप से, वही अर्थ को यूं फेस करेगा हर टाइम, एक ही फेस अर्थ को फेस करेगा। ये चीज बता रहा है। हाउएवर द पोर्शन ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ इज नॉट ऑलवेज इट्स इल्यूमिनेटेड पार्ट। लेकिन जो पोर्शन अर्थ का मेरी तरफ देख रहा है, तो हर बार ऐसा नहीं है कि वही इल्यूमिनेटेड रहेगा। वी कैन ओनली सी द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ। हम अर्थ से मून का वही हिस्सा देख सकते हैं जिस पे रोशनी पड़ी हुई होगी, जिस पे रोशनी होगी वही दिखाई देगा, दूसरा हमें नहीं दिखाई देगा। वी कैन ओनली सी द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ। समटाइम द एंटायर इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून फेसेस द अर्थ। कई बार क्या होगा बेटा, इसके ऊपर जो रोशनी गिरी हुई है वो पूरे के ऊपर रोशनी है, ये वाला पूरा पोर्शन रोशनी से नहाया हुआ है, और वही मेरे को दिख रहा है, तो मुझे लगेगा कि मुझे पूरा मून दिख रहा है। लेकिन जब मैं इसके अपोजिट जाऊंगा, तो यहाँ क्या होगा, मुझे बिल्कुल डार्क दिखाई देगा,
क्यों? क्योंकि सनलाइट अब इसके इधर पीछे की तरफ पड़ रही है, सनलाइट इसके पीछे की तरफ पड़ रही है, ये वाले हिस्से पे नहीं पड़ रही है। तो मुझे जो दिख रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है? जो मुझे दिख रहा है। रोशनी कहाँ पड़ रही है वो कम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है जो मुझे दिख रहा है। इसके पीछे की तरफ यहाँ रोशनी गिर रही है, तो मुझे ये वाला हिस्सा दिखेगा स्माइली वाला जिस पर रोशनी नहीं गिर रही है, तो मुझे लगेगा कि चांद आज अमावस्या है, मुझे चांद नहीं दिखाई दे रहा है। यही चीज़ बता रखी है यहाँ। Let us do an activity to understand how the illuminated portion of the moon as seen by us changes when its position changes with respect to the sun। तो एक एक्टिविटी के थ्रू समझाएगा कि कैसे illuminated वाला पोर्शन मुझे दिखेगा और कैसे नॉन illuminated वाला पोर्शन मुझे लगेगा कि यहाँ अंधेरा है। Why does the illuminated portion of the moon seen from the earth decreases when it appears closer to the sun? इस एक्टिविटी में हम समझेंगे कि जैसे जैसे वो चांद के जो हमने बात किया ना, चांद सूरज के पास जा रहा है तो उसका साइज कैसे घटता जा रहा है, वही समझाएगा अभी एक्टिविटी के थ्रू। इस एक्टिविटी में एक सिंपल सी एक्टिविटी है, मैंने आपके लिए यहाँ इसको लाया है। एक क्या किया बेटा, एक सिंपल बॉल ले ली, स्माइली टाइप की कोई भी बॉल ले लो। मैंने स्माइली वाली इसलिए सेलेक्ट की है ताकि आपको एक पता चले कि एक फेस पे स्माइली है, यही हमेशा मुझे उकर रहा है, फेस करेगा। एक स्टिक ले ली बेटा, इस टाइप की स्टिक ले ली मैंने, एक ये निटिंग नीडल ली है और इस टाइप से उसके अंदर डाल दिया, इस टाइप से डाल दिया, इस सेटअप बना लिया मैंने। इस टाइप से आप बनाओगे और इस बॉल को एक हाथ दूर रख लो अपने से, एक हाथ दूर रख लो, ठीक है। अब इस बॉल को, अब मैं ये मान रहा हूं कि मेरे पीछे की तरफ से रोशनी आ रही है, मेरे पीछे की तरफ से रोशनी आ रही है। अब एक बार आगे चलते हैं फिगर में, वही एक्टिविटी समझा रहा है। ये एक्टिविटी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, मज़ा आएगा करने में। जैसे इस गुड़िया ने क्या किया, ये रोशनी इधर दिखा रखी है तो मैं भी मान लेता हूँ इधर रोशनी है। अब एक बात बताओ बेटा, इस पोजीशन पे, ई पोजीशन पे जब मैंने इसको यूँ रखा हुआ है तो रोशनी बल्ब से निकल के आई, रोशनी बल्ब से निकल के आई तो किधर गिरेगी? इस पोजीशन पे गिरेगी। इधर इल्यूमिनेटेड होगा और इधर नॉन इल्यूमिनेटेड पोर्शन होगा। देख भी पा रहे हो ये वाला हिस्सा कंप्लीटली डार्क है, ये वाला हिस्सा कंप्लीटली डार्क है, ये ब्राइट है। सेम यहाँ रोशनी है, यहाँ रोशनी नहीं है। तो जब मैं देख रहा हूँ, जब मैं देख रहा हूँ तो एक बात बताओ, रोशनी तो इधर गिर रही है लेकिन इस गुड़िया को क्या दिखाई देगा और मुझे क्या दिखाई देगा? इधर तो कंप्लीटली डार्क है, तो मुझे लगेगा इट इज न्यू मून, ये न्यू मून है। मुझे ये दिखाई दे रहा था। एक हफ्ते बाद ये यहां से ई से जी तक पहुंचने में, अब आपको ये क्या दिखा रखा है कि हाफ पोर्शन, सभी में हाफ पोर्शन चमक नहीं रहा है। तो क्या ऐसा है कि हर टाइम मुझे आधा चांद दिखाई देता है? नहीं, ये तो वो पोर्शन है जो इल्यूमिनेटेड हो रहा है, लेकिन जो इस लड़की को दिखाई दे रहा है वो कुछ अलग है। मैं यहां था, मुझे ये वाला पोर्शन नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे जब मैं इस पोर्शन पे आ जाऊंगा, घूम के मैं इधर आ जाऊंगा, तो एक बात बताओ, जब मैं इधर आ गया, रोशनी इधर से है, ये बल्ब की रोशनी जा रही है तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर चमकेगा और ये वाला स्माइली वाला पोर्शन खूब अच्छे से चमक रहा होगा। और जब स्माइली वाला पोर्शन चमक रहा होगा तो क्या फील कर सकते हो? इस लड़की को ये चांद का ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा, मीन्स पूरा चांद चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को तो हमने फुल मून कहा है, बेटा। और ये कौन सा था? न्यू मून था। और इस हिसाब से ये न्यू मून आ गया, फुल मून आ गया, पूरा चांद मुझे चमकता हुआ दिख रहा है। फिर उसके बाद देखो ये जो सर्कल है ना, ये ऊपर से ये हॉरिजेंटली यूं नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा, ऐसे नीचे यूं, फिर यहाँ आ जाएगा। इस हिसाब से फिर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इस हिसाब से सेटअप रहेगा। तो अलग अलग टाइम पे अभी आपको ये हाफ चमकता हुआ दिख रहा है हर टाइम में, लेकिन इस लड़की को, वो मैं आगे एक इमेज ऐड किया है, वो समझा देता हूँ, ये बाद में समझाऊंगा, पहले एक इमेज ऐड किया है आपके लिए। ये एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, मैंने खुद से ऐड किया है। ये देखो बेटा, सेम उधर से सूरज आ रहा था,
उधर से सूरज था, सूरज की रोशनी आ रही थी, सूरज की रोशनी आ रही थी। तो एक बात बताओ, इस डायग्राम में क्या है बेटा, दोनों चीज़ें दे रखी हैं। ये वाला पोर्शन ये दिखा रखा है कि आधा इल्यूमिनेटेड है, आधा इल्यूमिनेटेड है, वो वाला पोर्शन। लेकिन अर्थ पे खड़े होके मुझे कैसा दिख रहा है, अर्थ पे खड़े होके, अब देखो अर्थ पे खड़े होके ये वाली इमेज मुझे ऐसे नहीं दिखाई देगी, कंप्लीटली डार्क, हाँ सर दिखाई देगी। अब अर्थ पे खड़े होके जो हाफ इल्यूमिनेटेड दिखा रखा है इसने, जो हाफ इल्यूमिनेटेड दिखा रखा है वो मुझे वैक्सिंग क्रेसेंट जैसा नहीं दिखाएगा। वैक्सिंग क्यों लिखा सर? क्योंकि बेटा न्यू मून से लेके फुल मून तक, न्यू मून से लेके फुल मून तक हर जगह आपको वैक्सिंग दिखाई देगा। ये पूरा वैक्सिंग पीरियड है और नीचे वाला पीरियड वैनिंग पीरियड है। तो वैक्सिंग तो दिख ही रहा है। अब एक बात बताओ, जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे चांद का ये जो चमकता हुआ पोर्शन है ये थोड़ा सा चमकता हुआ नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। इसी को तो क्रेसेंट कहा गया है बेटा, इसी को क्रेसेंट कहा गया है। और वैक्सिंग, क्योंकि वैक्सिंग पीरियड है इसीलिए क्रेसेंट बोल दिया। उसके बाद जैसे मैंने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया था, तो यहाँ आके मुझे देखो आधा चांद दिख रहा है, इसी को फर्स्ट क्वार्टर बोला है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ज़्यादा पोर्शन ब्राइट हो गया है, ज़्यादा पोर्शन ब्राइट हो गया है। ये देखो ये वाला पोर्शन ज़्यादा ब्राइट हो गया है। और जब इस पोर्शन पे आएगा, एक हफ्ते में यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, अगले हफ्ते में यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, मुझे पूरा मून दिखाई दे रहा है। 15 डेज के बाद न्यू मून से फुल मून बन जा रहा है। फील कर पाए? मज़ा आया? और आएगा। अभी देखो, अब यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक का पूरा पीरियड वैनिंग पीरियड कहलाएगा। और ये वो पोर्शन था जो आपको दिख रहा है, लेकिन आपका देखा हुआ नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप दूर खड़े हो। अर्थ पे जो खड़ा है उसको कैसा दिखाई दे रहेगा? उसको ऐसा दिखाई दे रहा होगा। अर्थ पे खड़ा है उसको ऐसा दिखाई दे देगा। वैनिंग गिबस पीरियड बोला गया है। इसमें चांद पूरे से थोड़ा सा कट जाता है, लास्ट क्वार्टर में आधा कट जाता है, क्रेसेंट में आधे से भी ज़्यादा कट गया और फिर से न्यू मून आ गया। ये पूरा साइकिल 4 हफ्ते लगे। एक हफ्ते में यहाँ से यहाँ, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता। इस हिसाब से आप इजीली इसको कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ इस 11.4 के सी डायग्राम में दिखाई गई है। जो मैंने बॉल वाला कॉन्सेप्ट बताया ना, वही बॉल वाला कॉन्सेप्ट। पहला ए कौन सा था सर? फुल मून वाला था। ए को देखो, फुल मून, यहाँ से लड़की को पूरा चांद चमकता हुआ दिख रहा है। बी में क्या होगा बेटा? देखो वैनिंग पीरियड स्टार्ट हो गया। वैनिंग मीन्स कटता हुआ, कट रहा है, देखो कट गया, और ज़्यादा कट गया, और ज़्यादा कट गया, बिल्कुल ज़ीरो हो गया। ऐसा ही हुआ। बी सी डी ई कट रहा है, तेजी से कट रहा है। बी में थोड़ा सा पोर्शन कट गया। बी में क्या हुआ बेटा? थोड़ा सा पोर्शन कट गया है। सी में क्या हुआ? हाफ कट गया है। सी में पूरा हाफ कट गया है, लड़की को सिर्फ आधा पोर्शन दिखाई दे रहा है। डी में वैनिंग क्रेसेंट आ गया और ई में कंप्लीटली डार्क आ गया। अब ई से फिर से वही बढ़ता हुआ जाएगा, थोड़ा सा दिखा, और ज़्यादा पूरा। एफ में क्या हुआ? एफ में मुझे वैक्सिंग क्रेसेंट दिख रहा है। वैक्सिंग मीन्स बढ़ रहा है, क्रेसेंट मीन्स एक पतला सा टुकड़ा, हाफ। नेक्स्ट में गिबस एंड एट लास्ट फुल मून। अगर इसको आपको समझना है बेटा, तो मैं आपको एक और एडवाइस करूंगा बायजूस का। बायजूस ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, हाउ फेसेस ऑफ मून चेंजेस। 4.5 मिनट का है, देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, मज़ा आएगा आपको देखने में। आप इसको रियली में पूरा फील कर पाओगे। और जितना ये सब दे रखा है ना, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको फील कर पाए ना, बस यही प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। सब वही दे रखा है, गिबस फेस कौन सा होगा, क्रेसेंट कौन सा होगा, पर्टिकुलर एक पोजीशन मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट, उसी को दूसरे तरीके से दिखा रखा है। एज कैन बी सीन इन फिगर 11.5a, ऑन द न्यू मून डे द मून अपीयर्स क्लोजर टू द सन एंड इट अपीयर्स फारदेस्ट ऑन द फुल मून डे। एक बात बताओ, मून कहाँ है, सन कहाँ है? इस जगह पे है। न्यू मून वाले दिन, अमावस्या वाले दिन, क्या ये सबसे नज़दीक दिखाई दे रहे हैं? अगर यहाँ मैं अपना सन ड्रॉ कर दूं, तो क्या ये सबसे नज़दीक नहीं दिख रहे? और जैसे जैसे हम फुल मून की तरफ जाएंगे, अब देखो फुल मून पे बिल्कुल अपोजिट,
मून का कहाँ है, सन कहाँ है मेरा, ईस्ट में है, और मून कहाँ है, प्योर वेस्ट में। और फिर से धीरे 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 नज़दीक आएगा, फिर दूर चला जाएगा। और इसको फील भी कर सकते हो। ये वाला पोर्शन आपको सनराइज टाइम में दिखेगा। अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं, यहाँ से नीचे का पोर्शन आपको सनराइज टाइम में ज़्यादा दिखाई देगा, ऊपर का पोर्शन सनसेट में ज़्यादा दिखाई देगा। और उसमें कुछ ज़्यादा समझा नहीं रखा है, वही डायग्राम को अलग अलग एंगल से समझाया है। क्रेसेंट फेज समझाया है, फर्स्ट क्वार्टर, गिबस, फुल मून, यहाँ वैनिंग गिबस समझाया है, लास्ट क्वार्टर एंड वैनिंग क्रेसेंट एंड एट लास्ट न्यू मून। वही चीज़ें आपको इमेज के थ्रू, लास्ट वाले इमेज में क्या था, बॉल के थ्रू दिखा रखा था। इस इमेज में क्या है, आपको चांद दिखा रखा है, रियल चांद दिखा रखा है इस इमेज में। यहां एक अच्छी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में क्या किया बेटा उसने, इस एक्टिविटी में क्या किया, इन एक्टिविटी 11.1 वाली कौन सी थी, वो वाली एक्टिविटी जिसमें आप अर्ली मॉर्निंग सनराइज के टाइम में ऊपर छत पे गए, फुल मून वाले दिन सूरज आपको बिल्कुल ईस्ट में दिखाई दे रहा था, चांद आपको बिल्कुल वेस्ट में दिखाई दे रहा था। तो इस एक्टिविटी में क्या समझा रहा है कि मैंने क्या देखा कि जो मून है वो हर डे, हर रोज अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था। वही पोजीशन यहां समझाएगा क्यों चेंज कर रहा है, उसके पीछे का रीजन बताएगा क्यों चेंज कर रहा था। इन एक्टिविटी 11.1 वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द पोजीशन ऑफ द मून एट सनराइज के टाइम में पोजीशन appears to be shifted on successively days। जैसे जैसे नेक्स्ट डे आया तो मुझे लगा सूरज जो मेरा अभी ईस्ट में था, प्रॉपर ईस्ट में था, चांद प्रॉपर वेस्ट में था। अगले दिन मैंने देखा चांद थोड़ा ऊपर आ गया, और अगले दिन देखा और ऊपर आ गया, और ऊपर, इस टाइप से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ऑन एवरी सक्सेसिव डेज, नेक्स्ट डे पे। दिस हैपन्स बिकॉज एज शोन इन फिगर, इस फिगर में बेटा एक्सप्लेन किया है उस चीज को, द मून मूव्स अहेड इन इट्स ऑर्बिट व्हाइल द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 डेज। अब बेटा समझाया क्या है, ये अर्थ दिखा रखी है, अर्थ का ये एक्सिस दे रखा है, ये एक्सिस है, अर्थ इसके चारों तरफ अपने एक्सिस पे पूरा रोटेशन कितने घंटे में करती है, 24 घंटे में। तो वही क्या किया, 24 घंटे में कंप्लीट करके इस लड़की को वहीं ले आए। जब तक इसने 24 घंटे में यहां पहुंची तो मून जो चक्कर काट रहा है, उस चक्कर काटने में लगभग उसको 29 डेज लगते हैं। तो ये 29 डेज तब तक मून आगे सरक गया, और वो सरकने में 50 मिनट्स का गैप आ गया, या फिर ये बोल दो कि उसने अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। This happens because as is shown in figure, the moon moves ahead in its orbit। अपने ऑर्बिट में मून उससे आगे निकल जाएगा, while the earth complete one rotation in 24 hours। 24 घंटे में एक रोटेशन लिया। अर्थ needs to rotate some more for the moon to appear in nearly the same spot in the sky। अब मैं चाहूँ कि ये मेरे को कल मुझे यहाँ मिला था, मेरे को बिल्कुल ठीक ऊपर वहीं मिले, तो अर्थ को थोड़ा और तेजी से घूमना पड़ेगा, जो हमारे हाथ में नहीं है। हम तो सिर्फ पढ़ क्या रहे हैं, क्या अर्थ का रोटेशन हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं सर, हम सिर्फ ये देख सकते हैं जो चीज़ हो रही है कैसे हो रही है। जो चीज़ हो रही है, होना हमारे हाथ में नहीं है कि कैसे होगा, वो चीज़ कैसे होगी वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो हो रहा है उसको हम समझते हैं। तो वही हमने समझा कि कैसे मून अपनी पोजीशन डेली चेंज कर रहा था। वो इस कारण से चेंज कर रहा था क्योंकि अर्थ अपना रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, लेकिन जो मून अपना रेवोल्यूशन वो लगभग 29 डेज में कंप्लीट करता है। इसके कारण अर्थ पीछे रह जाती थोड़ी। नेक्स्ट है स्टेप फर्दर, द मून फेसेस डू नॉट हैपन ड्यू टू अर्थ शैडो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एक स्टेप आगे जाइए दूसरे बच्चों से, उसके लिए दिया हुआ है। समझा रहा है कि जो आपको लगता है नॉर्मली में, कुछ बच्चों को लगता है, हर एक को नहीं लगता, बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, कि जो मून के फेसेस आ रहे हैं ना वो अर्थ के शेडो के कारण है। अर्थ बीच में आ जाती है लाइट के बीच में आ जाती है अर्थ, इसीलिए मून के अलग अलग फेसेस दिखाई दे रहे हैं। नथिंग लाइक दैट। जब अर्थ बीच में आएगी तब बेटा चंद्र ग्रहण होगा, ना कि फेसेस आएंगे।
द मून फेसेस डू नॉट हैपन ड्यू टू अर्थ शैडो, अर्थ के शैडो के कारण नहीं है। इट इज एन इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द मून फेसेस दैट अर्थ शोज अर्थ शैडो फॉल्स ऑन इट। कुछ लोगों को लगता है कि मून के फेस किस लिए आ रहे हैं, क्योंकि अर्थ का शैडो इसके ऊपर गिरती है। ऐसा नहीं है। एज वी हैव लर्न द फेसेस ऑफ द मून अकर ड्यू टू द रिलेटिव चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ द सन। सन के ओरिएंटेशन के कारण वो चेंज हो रहा है जो मून के फेस है, ना कि अर्थ बीच में आ जाने के कारण। एज द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जैसे मून अर्थ के रिवॉल्व करता है, द अर्थ शैडो ऑन द मून कॉजेज अ लूनर एक्लिप्स। अब ये लूनर एक्लिप्स की बात कर रहा है। जब अर्थ की शैडो मून के ऊपर गिरेगी, अर्थ की शैडो मून के ऊपर गिरेगी, तब तो लूनर एक्लिप्स हो ही जाएगा, चंद्रग्रहण हो जाएगा। नॉट द मून फेसेस, मून के फेस चेंज नहीं होंगे, जैसा आप क्यूरियोसिटी क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। लूनर एक्लिप्स कैन ओनली हैपन ऑन ए फुल मून डे। क्या बता रहा है बेटा? जो लूनर एक्लिप्स होगा ना, लिख लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ फुल मून डे वाले दिन होगा। कब होगा? फुल मून, जिस दिन फुल मून होगा ना, फुल मून मीन्स पूर्णिमा होगी, उसी दिन होगा। और सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स होगा बेटा न्यू मून वाले दिन। सर लिख तो लिया, याद नहीं रहेगा। टेक्निक बता देता हूं। एक बात बताओ बेटा, अगर न्यू मून हो, न्यू मून मीन्स अमावस्या, बिल्कुल कंप्लीटली डार्क, तो क्या आप चंद्रग्रहण देख पाओगे? आप चंद्रग्रहण देख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि चांद तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको क्या पता चलेगा कि ग्रहण हुआ नहीं हुआ? अरे हाँ सर सही बोल रहे हो। तो आपको चंद्रग्रहण कब दिखेगा? जब वो फुल मून होगा, पूरा चांद होगा, कोई उसका एक पोर्शन कट जाएगा, कोई उसका एक पोर्शन कट जाएगा, तब मुझे लगेगा हाँ सर हाँ सही बोल रहे हो। तो यही टेक्निक है बेटा। लूनर एक्लिप्स कब दिखाई देगा? जब पूरा चांद दिख रहा होगा, तभी तो कटा हुआ दिखाई देगा। अगर पहले ही न्यू मून है तो आपको कटा हुआ पोर्शन दिखेगा ही नहीं। तो इसीलिए लूनर एक्लिप्स फुल मून डे वाले दिन और सोलर एक्लिप्स न्यू मून वाले दिन। अब इस डायग्राम के थ्रू, इंटरेस्टिंग है, देख लीजिए, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन अगर मजा आए तो। पहली बात तो उसने एक अच्छी चीज दे रखी है, ये देखो बेटा, सूरज है, सूरज के चारों तरफ अर्थ चक्कर काट रही है। अर्थ ये ब्लू वाला डॉट दिखा रखा है, जो ब्लू वाला पोर्शन है ना, ये दिखा रखा है, वो ऐसे चक्कर काट रही है इलेप्टिकल पाथ में। और अर्थ के चारों तरफ ये मून है जो यूं चक्कर काट रहा है, ये मून यूं चक्कर काट रहा है। तो जो चीज मैं आपको बता रहा था इस डायग्राम में उसने बिल्कुल बढ़िया दिया है। अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटते वक्त जो मून चक्कर काट रहा है उसका पाथ बिल्कुल हॉरिजेंटल नहीं है। ये देखो, इधर नीचे है, इधर वाले पोर्शन में डॉटेड में नीचे है, और फिर जैसे जैसे यहां गया फिर ऊपर हो गया, फिर ऐसे ऊपर से आएगा घूम के, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। यही चीज इंपॉर्टेंट है। ये जो इंक्लाइनेशन है ना, हॉरिजेंटल के बाद इंक्लाइनेशन है, यही चीज इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं कैसे बेटा। क्या किया ये देखो, ये सूरज था, ये अर्थ थी, अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा था। अब यहां बोल रहा है पोजीशन फेवरेबल फॉर एक्लिप्स। एक्लिप्स के लिए यही पोजीशन फेवरेबल रहेंगी जब या तो अर्थ मेरी इस जगह पे है या अर्थ इस जगह पे है। यहां लूनर एक्लिप्स हो जाएगा एट दिस पोजीशन, यहां लूनर एक्लिप्स हो जाएगा इस पोजीशन पे, यहां सोलर एक्लिप्स होगा। कैसे समझ, एक बार फील कर पाओ तो देखना। जब एक बात बताओ, सूरज अगर ये प्योर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो इस जगह पे सूरज की रोशनी इसके ऊपर गिर रही होगी, या फिर सूरज की रोशनी इसके ऊपर भी गिर रही होगी। तो देखो अर्थ की जो शैडो है, शैडो को देखो, ये शैडो कोशिश करके भी मून पे नहीं गिर पा रही है, कोशिश करके भी मून पे नहीं गिर पा रही है। सिमिलरली यहां पे ये अर्थ की शैडो है, ये वाली, ये तो क्या मून के ऊपर आ रही है? नहीं आ रही सर। इस पे आ रही है? नहीं आ रही सर। तो यहां पे लूनर एक्लिप्स कैसे होगा या फिर सोलर एक्लिप्स कैसे होगा? नहीं होगा। इन दो पोजीशन पे नो एक्लिप्स ऑन दीज फुल एंड न्यू मून डेज। हमने अभी भी पढ़ा, फुल मून वाले दिन तो लूनर होगा, न्यू मून वाले दिन सोलर एक्लिप्स होगा। तो चाहे सोलर करना हो मुझे या न्यू करना हो, इन दोनों में नो एक्लिप्स। फुल मून वाले दिन भी नहीं होगा, न्यू मून, यानी कि जब अर्थ घूमते हुए
पूरे एक साल में चक्कर काटती है। जब इन दो पोजीशन पे आती है तभी सोलर या लूनर एक्लिप्स हो पाएगा, ना कि इस पोजीशन पे। क्यों नहीं हो पाएगा वो मैं तो आपको समझाया, फिर से रिपीट कर देता हूं। ये देखो, सूरज ने यहां से रोशनी फेंकी यूं, एक बात बताओ, तो जो अर्थ की शैडो है, अर्थ की शैडो सिर्फ और सिर्फ इतनी बन पाई, तो क्या ये मून के ऊपर आ पाई? नहीं आ पाई। क्या यहां आ पाई? नहीं आ पाई। सिमिलरली यहां आ पाई, यहां आ पाई, नहीं आ पाई। अगर जैसे सोलर एक्लिप्स होता है तो सोलर एक्लिप्स में क्या है, मून की शैडो अर्थ के ऊपर आनी चाहिए थी भाई, मून बीच में आना चाहिए था, लेकिन मून की शैडो भी देखो यहीं रहेगी। अर्थ के ऊपर अगर एक आदमी खड़ा है तो उसे नहीं दिखाई देगी। तो ना तो सोलर एक्लिप्स हो पाएगा यहां, ना ही लूनर एक्लिप्स हो पाएगा, क्योंकि लूनर के लिए ये वाली पोजीशन सही है, ना लूनर हो पाएगा। इन दो पोजीशन पे नहीं हो पाएगा, और इन दो पोजीशन पे फेवरेबल कंडीशंस हैं। समझ आ गया होगा मुझे लग रहा है। नेक्स्ट है, सो चेंजिंग फेसेस ऑफ द मून इज ए नेचुरल पीरियोडिक इवेंट विद ए साइकिल ऑफ ऑलमोस्ट अ मंथ। अभी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि जो मून के फेसेस चेंज हो रहे थे ना, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ना कि सूरज बीच में आ गया, चांद बीच में आ गया, मीन्स ग्रहण वाले सिचुएशन है ही नहीं। Which can also be used for time keeping. टाइम कीपिंग के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। Yes, along with the natural periodic event of the day and night and the changing season about which we learned earlier. But how are these periodic event used for keeping time? अभी टाइम को कैसे वो रखेंगे, कैलेंडर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। वही बता रहे हैं ये बच्चे डिस्कशन के थ्रू कि हाँ, वो जो नेचुरल साइकिल था, अब नेचुरल साइकिल को हम इजीली मॉनिटर करेंगे, वन बाई वन। दिन कैसे बनेंगे, महीने कैसे बनेंगे, साल कैसे बनेंगे, उसके बारे में यहाँ समझते हैं। हाउ डिड कैलेंडर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस? कैलेंडर कैसे आए कहानी में, हमारी कहानी में कैलेंडर कैसे आए, एग्जिस्टेंस में कैसे आए? वी हैव लर्नड अर्लियर दैट व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन। हमें पता भी है कि जब हम अर्थ से देखते हैं तो हमें जो सूरज है पूर्व से उगता हुआ दिखता है, और ऐसे जाएगा और पश्चिम में छिप जाएगा। सेट इन द वेस्टवर्ड डायरेक्शन एवरी डे एंड राइज अगेन द नेक्स्ट डे, और फिर नेक्स्ट डे पूर्व से ही उगेगा, मीन्स इस डायरेक्शन से। दिस अपरेंट पीरियोडिक मोशन ऑफ द सन सीन बाय अस इज प्राइमरीली ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। यह जो आपको सन का वो दिखाई दिया ना, क्यों हुआ? रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण। यहां आपको बेटा रोटेशन और रेवोल्यूशन में फर्क पता होना चाहिए। दो चीजें हैं, रोटेशन, नॉट ओनली अर्थ का रोटेशन वैसे भी, और रेवोल्यूशन, दो अलग अलग वर्ड हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। रोटेशन जब भी वर्ड आए तो आप ये मानना, रोटेशन में वो एक्सिस जिसके अराउंड वो चीज रिवॉल्व कर रही है, वो एक्सिस उसी बॉडी के अंदर से जाना चाहिए। बात समझ पा रहे हो? स्माइली दिख रहा है आपको? अब ये एक्सिस उस बॉडी के आर पार जा रखा है, और बॉडी इसी के चारों तरफ घूम रही है। इसी को रोटेशन कहा गया है। और रेवोल्यूशन में क्या होगा बेटा? एक्सिस बॉडी के अंदर से नहीं जाएगी, एक्सिस अलग रहेगी। ये देखो यूं, ये रेवोल्यूशन है। तो अर्थ के केस में जो आपको दिख रहा है, अर्थ के केस में क्या होगा? दिन कैसे होगा? रोटेशन के कारण। मान लो ये सनलाइट है, यहां सनलाइट अभी इस जगह पे पड़ रही है, जैसे जैसे घूमेगा तो अर्थ रोटेट करने में, पूरा रोटेट करने में कितने घंटे लगाती है? 24 घंटे। तो एक रोटेशन 24 घंटे के बराबर है। तो एक बार यहां दिन होगा, जैसे अगली पोजीशन चेंज हुई यहां दिन रहेगा, अगली पोजीशन चेंज हुई यहां दिन रहेगा, उस हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी। लेकिन रेवोल्यूशन क्या होता है? ये मेरा मान लिया मैं सन हूं, तो सन के चारों तरफ जो अर्थ चक्कर लगा रही है, ये वाला चक्कर, इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। इसमें क्या है? एक्सिस बॉडी के अंदर से नहीं जाती है। एक्सिस इधर देखो, ये सन है, सन के चारों
चक्कर काट रही है। और एक्सिस कहाँ जा रही है? एक्सिस सन के अंदर से जा रही है, ना कि बॉडी के अंदर से। बॉडी तो जो अर्थ है मेरी वो तो यूं चक्कर काट रही है, यूं। और रोटेशन क्या रहेगा बेटा? रोटेशन रहेगा बॉडी के अंदर से एक्सिस जाएगी और इस हिसाब से रोटेशन होगा। तो रोटेशन के कारण आपको ये पता होना चाहिए, रोटेशन के कारण दिन रात होते हैं और रेवोल्यूशन के कारण सीजन चेंज होते हैं। जब कभी अर्थ सूरज के पास आ जाएगी तो गर्मी लगेगी, सूरज से दूर चली जाएगी तो सर्दी लगेगी। इस टाइप से सीजन चेंज होंगे, वो हम डिटेल में किसी दिन फिर कभी समझेंगे। दिस नेचुरल साइकिल ऑफ द सन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ इज द फाउंडेशन ऑफ ए डे। उससे एक डे बना, ए यूनिट टू मेजर टाइम, जिससे हमने टाइम को मेजर करना सीखा। द एवरेज टाइम दैट द सन टेक्स टू गो फ्रॉम इट्स हाईएस्ट पोजीशन इन द स्काई टू वन डे टू द हाईएस्ट पोजीशन इन द स्काई द नेक्स्ट डे। किसी टाइम से स्टार्ट कर सकते हो आप। जैसे उसने बोला कि हाईएस्ट पोजीशन, सूरज मेरे बिल्कुल सिर पे था, लास्ट में वेस्ट में छुप गया, फिर अर्थ के नीचे से होते हुए फिर घूम के यहीं आ गया। क्या सूरज घुमा? क्या नहीं, अर्थ घूमी, लेकिन हमें फील होता है सूरज घूम रहा है, हम सूरज को ही मान लेते हैं। तो जो यहां से घूम के और पूरा चक्कर लगा के फिर सनराइज हुआ, फिर सिर के ऊपर आ गया, इसको एक दिन बोला गया है। आप इसको नहीं मानना चाहते, आप सनराइज से स्टार्ट कर लो। सनराइज से स्टार्ट करो, ऊपर जाएगा, सनसेट होगा, फिर नीचे जाएगा, फिर सनराइज होगा। वो 24 घंटे हैं, वो 24 घंटे कैसे भी आप मेजर कर सकते हो, वो 24 घंटे ही कहलाएंगे। एंड इज कॉल्ड द मीन सोलर डे। मीन मीन्स एवरेज टाइप, सोलर मीन्स सूरज के हिसाब से जो डे लिया हमने वो। द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई कैन बी फाउंड बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ द शैडोज कास्ट बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे। अब हाईएस्ट पॉइंट कैसे है वो पता करने के लिए एक एक्टिविटी बताएंगे हमें। हाईएस्ट पोजीशन कौन सी है? भाई किसी को लग रहा है ये हाईएस्ट है, कोई बच्चा थोड़ा सा डाउटफुल है, उसको इधर वाली पोजीशन, भाई थोड़ा सा इधर हो गया, कोई बोल रहा है सर इधर वाली पोजीशन हाईएस्ट है। कौन सी पोजीशन हाईएस्ट है ये समझने के लिए कि भाई मेरा टॉप ये है, मुझे लग रहा है ये टॉप है, किसी बच्चे को लग रहा है ये टॉप है, किसी को लग रहा है ये टॉप है, किसी को लग रहा है ये टॉप है। तो उसके लिए एक एक्टिविटी बता रहा है, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। लेट अस मेजर ए डे। इसमें क्या करेगा, उसने एक स्टिक लगा दी बेटा जमीन में, एक ओपन ग्राउंड में 1 मीटर टाइप की स्टिक लगा दी, स्टिक लगा दी। अब उसने काउंट करना शुरू किया जब सूरज इस जगह पे था। जब सूरज इस जगह पे था तो ये बताओ रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगी, तो इस वुडन स्टिक की शैडो कितनी लंबी बनी? शैडो इतनी लंबी बनी, ये वाली। धीरे धीरे वो सन ऊपर आएगा इस पोजीशन पे, यहाँ से शैडो बनाएगा, ये बना दी। शैडो कितनी होगी? इतनी होगी सर, कम, थोड़ी कम हो गई। अगली पोजीशन इस पे जाएगा, यहाँ बनाएगा, शैडो कहाँ बनेगी? ये बनेगी, तो शैडो मेरी इतनी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की। अब आगे फिर से यहाँ बना रहा है तो शैडो ये बन गई। इन शॉर्ट में कहूँ तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आप इस जगह पे देखिए, ये शैडो इतनी लंबी है, ये शैडो इतनी लंबी है, इनसे छोटी ये है और ये है, इनसे भी छोटी ये वाली पोजीशन। तो इसका मतलब दिस इज द टॉप पोजीशन, ये मेरे वो पोजीशन है जब सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर है। वही चीज़ बता रहा है इस एक्टिविटी के थ्रू कि सूरज मेरा कब बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर आएगा। उसके लिए एक्टिविटी के लिए उसने टेबल बना दी। मैं 22 मार्च को काउंट किया, टाइम ऑफ द शॉर्टेस्ट शैडो, कब बनी शॉर्टेस्ट शैडो? 12:20 पे बनी। 23 मार्च को मैंने फिर से काउंट किया, 12:20 पे ही बनी। तो ड्यूरेशन कितना आया? इसमें से ये काउंट करो, इसमें से ये ऐड करो, तो कितना घंटा आ जाएगा? 24 घंटे बाद फिर से वही टाइम। मैंने 24 मार्च को मेजर किया तो 12:19 पे, दोपहर में 12:19 पे सूरज मेरे बिल्कुल सिर पे था। तो जब इसका और इसका करेंगे तो आप देखो 1 मिनट का फर्क आ रहा है, 24 में से 1 मिनट का फर्क आ रहा है, तो 23 आवर्स 59 मिनट्स। इस टाइप से मैं जब बार बार करूँगा तो हो सकता है मुझे नेक्स्ट डे ये क्या बोलते हैं 18 पे मिले, तो मुझे अगेन फिर से 23:59 मिला। लगभग ऑन एन एवरेज ये आपको 24 घंटे मिलेगा। किसी दिन 24 घंटे से 1-2 मिनट ज़्यादा, 24 घंटे से 1-2 मिनट कम। वही चीज़ बता रहा है कि यहाँ मुझे 24 घंटे से के आसपास ही दिखाई देगा। फाइंड द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द डे, इज इट नियरली इक्वल टू 24 आवर्स? यस सर, इस एक्टिविटीज़ के थ्रू मैंने पता लगा लिया कि इसकी एवरेज ड्यूरेशन 24 आवर्स ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। 24 घंटे हमें पता भी है बेटा, इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है।
जहां मुश्किल लगता है वहां मैं आपको और गहराई में ले जाता हूं, जहां मुझे लगेगा बच्चा समझ गया कोई दिक्कत नहीं है। द फेसेस ऑफ द मून गिव्स अस अनदर नेचुरल साइकिल विद द ड्यूरेशन दैट इज लॉन्गर देन अ डे। जो मून के फेस हैं वो हमें एक और ड्यूरेशन देते हैं, मून के फेस हमें एक और ड्यूरेशन देंगे जो लगभग 29.5 डेज के आसपास होती है। मैं बताया जो मून है, ये देखो अर्थ है, ये जो अर्थ अपने एक्सिस पे चक्कर काट रही है, उससे क्या मिला मुझे, उससे मिला मुझे डे मिला, जो कि कितना था 24 घंटे के आसपास था। दिया भी है साइकिल्स ऑफ सन रिटर्निंग टू इट्स हाईएस्ट पोजीशन, अपने हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच रहा है इन द स्काई ड्यू टू द अर्थ रोटेशन डिफाइंस अ डे, उससे मुझे डे मिला जो कि कितने टाइम का था, जो 24 आवर्स का मिला मुझे। एक ड्यूरेशन मिल गई मुझे चेक करने के लिए। अब दूसरी ड्यूरेशन मुझे कहां से मिली, जो चांद अपने अलग अलग फेसेस बना रहा था ना, अभी यहां फुल मून था, फुल मून से वैनिंग पीरियड गया 15 दिन के लिए, फिर यहाँ न्यू मून आया, फिर घूम के फिर से फुल मून बन गया। कितना टाइम लगा, 29.5 डेज, अराउंड 29.5 डेज मिला, जिससे मुझे क्या मिला, मंथ मिल गया। मंथ कितना था, 29.5 डेज। साइकिल ऑफ मून फेसेस ड्यू टू इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ डिफाइंस अ मंथ 29.5, जिसे हम नॉर्मली में एक महीने में 30 दिन बोल देते हैं, तो वो मून के रोटेशन से मिला। अब उससे भी बड़ा चाहिए मुझे पीरियड, जैसे बेटा मुझे छोटी सी चीज़ मेज़र करनी है तो मैं मिलीमीटर में सेंटीमीटर में मेज़र कर लेता हूँ, मुझे थोड़ी उससे बड़ा मेज़र करना है तो मुझे यूनिट क्या चाहिएगी, मीटर चाहिए। भाई सेंटीमीटर से बड़ा कोई बड़ी चीज़ है तो मैं मीटर में मेज़र करूँगा, एक बड़ी यूनिट चाहिए। उससे भी बड़ी चाहिए मुझे, यहाँ से लेके मुझे दिल्ली तक का रास्ता चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, किलोमीटर चाहिए, अलग अलग यूनिट चाहिए। सिमिलरली बेटा जब छोटे टाइम पीरियड को मेज़र करना है, मैंने डेट डिज़ाइन कर लिया, जब मुझे उससे बड़ा चाहिए तो मैंने मंथ डिज़ाइन कर लिया, उससे भी बड़ा चाहिए तो मैंने ईयर डिज़ाइन कर लिया। ईयर कितना था, 365 डेज के आसपास। तो ईयर का सर कैसे पता चलेगा, ईयर का पता चलेगा बेटा अर्थ पूरा रेवोल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन, पूरा रिवॉल्व करेगी सन के चारों तरफ। साइकिल ऑफ अर्थ सीजन ड्यू टू इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन डिफाइंस ईयर, वो एक साल बताएगा। पता कैसे चलेगा बेटा, कोई भी मान लिया गर्मियों की स्टार्टिंग आप स्टार्ट कर दो कि गर्मियों की स्टार्टिंग इस दिन से शुरू हुई है, या फिर सोलस्टाइल बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर डे। इक्विनॉक्स क्या रहता है, जिसमें बराबर दिन रहेंगे। सोलस्टाइल क्या रहेगा, जिसमें दिन सबसे लंबा, मान लिया अगर विंटर सोलस्टाइल की बात कर रहे हैं तो उस दिन दिन सबसे छोटा होगा, रात सबसे बड़ी होंगी। समर सोलस्टाइल की बात करेंगे तो दिन सबसे बड़ा होगा, रात सबसे छोटी होंगी। तो कोई भी एक दिन आप पकड़ लो, मैंने पकड़ लिया 21 मार्च, वहाँ से सीज़न स्टार्ट किया मैंने, पूरा सीज़न स्टार्ट किया, फिर से ये अपना क्या बोलते हैं समर सोलस्टाइल कब आएगा, आप 21 मार्च को आएगा, लगभग 365 दिन बाद आएगा। उस तरह से मैंने क्या किया, एक बड़ी यूनिट जिसे हम ईयर बोलते हैं वो एक डिफाइन कर ली। वही चीज़ बता रहा है बेटा, यहाँ आपने मंथ डिज़ाइन कर लिया, यहाँ सोलर ईयर डिज़ाइन कर लिया। सोलर ईयर क्यों बोला गया, क्योंकि हम सूरज के हिसाब से हमने इसको कैलकुलेट किया है, इसीलिए सोलर सन से बना है बेटा सोलर ईयर, जो कि अराउंड 365 डेज के आसपास होता है। नेक्स्ट इज लूनर कैलेंडर। सोलर कैलेंडर बन गए इस हिसाब से 365 दिन आ गए, जो हम नॉर्मल में यूज़ करते हैं सोलर कैलेंडर यूज़ करते हैं, वो कितना दिन का हो गया, 365 दिन का हो गया। उसको हमने डिवाइड कर लिया 12 महीनों में, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। लूनर कैलेंडर की बात करता है। इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने टाइम में, पीपल हैड नोटिस दैट ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ सीजन, जब एक साइकिल निकल गया पूरा सीजन का, वन कैन फिट नियरली 12 साइकिल्स ऑफ द फेसेस ऑफ द मून। 12 साइकिल मीन सर, फेसेस ऑफ मून हमने पढ़ा भाई, फुल मून से स्टार्ट किया और घूम के फुल मून पे आ गया, कितने दिन लगे सर, अराउंड 1 महीना लगा। 1 महीना लगा, तो ऐसे ही 12 महीने मैं ऐड करता रहा, तो 12 महीने के बाद मुझे लगा कि मैं उनको 12 लूनर मंथ बोला, दिस इज हाउ लूनर कैलेंडर्स केम इनटू बीइंग। तो 12 महीने जब मैंने ऐड कर दिए तो एक लूनर कैलेंडर बन गया, लूनर साल बन गया, विद द डे एज द शॉर्टेस्ट यूनिट, जिसमें सबसे यूनिट छोटी, सेंटीमीटर मीटर की बात कर रहे थे जब मैं आपको लेंथ के लिए समझा रहा था, तो सबसे यूनिट क्या थी, छोटी, सेंटीमीटर। उससे बड़ी यूनिट क्या थी, मीटर। उससे बड़ी यूनिट क्या थी, किलोमीटर। सिमिलरली यहाँ सबसे छोटी यूनिट क्या बन गई, डे बन गई सर। उससे बड़ी क्या बनी, मंथ
बन गई सर। मंथ कितनी थी? 29.5 डेज की, और उससे भी बड़ी लूनर ईयर कंसिस्टिंग ऑफ 12 लूनर मंथ्स। इस हिसाब से हमने अलग अलग डे, मंथ एंड ईयर बना लिए। द फेसेस ऑफ द मून दिस गिव अस एन इजी एंड परफेक्टली साउंड वे टू ट्रैक द पैसेज ऑफ टाइम। तो इस हिसाब से मैंने क्या किया बेटा, फेसेस ऑफ मून का यूज किया। फेसेस ऑफ मून का यूज किया किस तरह से कि मैं पैसेज ऑफ टाइम के बारे में पता लगा पाऊँ। मुझे एक बड़ी यूनिट चाहिए थी, मुझे एक बड़ी यूनिट चाहिए थी कि मैं टाइम को कैसे मेजर कर सकता हूं। तो उसके लिए मैंने फेसेस ऑफ मून को 12 बार क्लब किया, 12 बार क्लब करके एक साल बना लिया, वही बता रहा है। हाउएवर इन ए लूनर कैलेंडर द सीजन्स डू नॉट रिमेन सिंक्रोनाइज्ड टू द सेम लूनर मंथ इन सक्सेसफुल लूनर ईयर्स। इस लाइन का मतलब क्या है सर? बेटा लूनर ईयर में होता क्या है, 29.5 डेज का है, 12 साइकिल हैं, तो 29.5 को मल्टीप्लाई करो। अगर मैं 29.5 को मल्टीप्लाई करूँ 12 से तो 354 डेज आएगा। तो साल में दिन कितने होते हैं सर? साल में दिन तो 365 होते हैं, 365 डेज होते हैं, तो कमी नहीं रहेगी 11 दिन की, 11 डेज का मार्जिन रह गया। अब ये 11 डेज कैसे पूरे होंगे? अगर मैं लूनर डेज चलता रहूं तो लूनर डेज के हिसाब से चल रहा हूं, तो पता चला इस साल मेरा जुलाई में बारिश शुरू हुई, जुलाई अगस्त सितंबर में बारिश शुरू हुई। 5 7 10 साल बाद देख रहा हूं कि वही बारिश जून में शुरू होगी, वही बारिश 5 7 10 साल बाद अप्रैल में शुरू होगी, तो फिर तो पूरा सीजन ही गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो पूरा सीजन ही गड़बड़ हो जाएगा ना। क्यों? बिकॉज ऑफ दीज 11 डेज। ये 11 डेज आपस में मैच नहीं कर पाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग क्या करूंगा कि सर ये 11 डेज जो थे ना वो मुझे ऐड करने पड़ेंगे किसी तरह। 11 डेज जो थे वो मुझे किसी तरह ऐड करने पड़ेंगे, और वही उस 11 दिन के गैप को खत्म कर पाएंगे। वही बता रहा है बेटा कि टोटल 354 डेज थे, जबकि रियल में सीजन हम देखते हैं 365 दिन बाद रिपीट होता है। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है बेटा सोलर कैलेंडर्स। सोलर कैलेंडर कौन से रहेंगे बेटा? जो सूर्य के हिसाब से। लूनर कैलेंडर कौन से थे? जो चांद के हिसाब से। लूनर मीन्स मून और सोलर मीन्स चांद। जो सूरज के हिसाब से होंगे सोलर कैलेंडर बोलेंगे, जो चांद के हिसाब से होंगे उसे लूनर कैलेंडर बोलेंगे। उसके बाद एक और कैटेगरी आएगी लूनी सोलर, जो दोनों के कम्बिनेशन, चांद भी और सूरज के कम्बिनेशन से करेंगे। तो अभी सोलर कैलेंडर पढ़ते हैं। It was important to know the arrival of seasons for agriculture purpose. एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए सीजन्स का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। यू मस्ट बी अवेयर, रबी की फसल, खरीफ की फसल, कौन सा मॉनसून कब आएगा। तो अगर एग्रीकल्चर में हमें सीज़न का नहीं पता होगा तो हम ढंग से अच्छी सी फसल नहीं उगा पाएंगे, क्योंकि गर्मियों में मैं वो फसल उगा दूंगा जो सर्दियों में होनी है। इसीलिए दिस नीड फॉर ए ईयर टू सिंक्रोनाइज विद सीजन लेड टू द क्रिएशन ऑफ सोलर कैलेंडर। तो इससे क्या हुआ? सोलर कैलेंडर की रिक्वायरमेंट पड़ी सच दैट, क्योंकि सोलर कैलेंडर क्या है? सूरज के हिसाब से चलता है, और सूरज एग्जैक्ट 365 डेज में कंप्लीट करेगा, तो सिंक्रोनाइज करने की जरूरत पड़ी हमें। ग्रेगोरियन कैलेंडर वाइडली यूज टुडे, जो आज के टाइम में हम 2025 बोलते हैं, दिस इज ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर आया मार्केट में, वाइडली यूज टुडे, जो रेगुलर यूज होता है, इज ए सोलर कैलेंडर। तो अभी कोई पूछता है आपसे 2025 वाला जो कैलेंडर अभी हम यूज कर रहे हैं, जिसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड है? तो आप कहोगे सर सूरज के ऊपर डिपेंड है। द मंथ्स इन सोलर कैलेंडर्स आर एडजस्टेड टू एड अप टू 365 डेज। मंथ को इस हिसाब से एडजस्ट किया गया। देखो फरवरी में ऐसा क्या होता है कि 28 दिन की है, जनवरी में ऐसा क्या होता है 31 दिन की है, या मार्च में ऐसा क्या होता है 31 दिन की है, वो एडजस्ट किया गया है। दैट इज वाई इन ग्रेगोरियन कैलेंडर सम मंथ्स हैव 30 डेज, कुछ 31 हो गए, और फरवरी में 28 दिन या 29 दिन होते हैं। वो डिपेंड करता है हम उसको कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ द 365 डेज द अर्थ टेक्स नियरली एन एक्स्ट्रा क्वार्टर ऑफ ए डे टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। अदर देन 365 डेज अर्थ मतलब 1/4 एक एक्स्ट्रा 1/4 दिन एक्स्ट्रा लेती है। जैसे हम 365.2422 डेज अगर बहुत प्रिसाइज रहेंगे तब 0.2422 डेज। ये जो 2422 डेज है ना, अभी देखना कहानी में कितने इंपॉर्टेंट होते जाएंगे।
नॉर्मली में हम इसको 365.25 डेज बोल देते हैं, लेकिन यहाँ 25 नहीं है, 422 डेज है। अभी देखते हैं कैसे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये बेटा एक्स्ट्रा ले लेंगे, दीज एक्स्ट्रा आवर्स, जो एक्स्ट्रा आवर्स 6 घंटे के आसपास रहता है, जो एक्स्ट्रा आवर्स एड अप टू अप्रॉक्सीमेटली 1 डे एवरी 4 ईयर्स। हर एक 4 साल में एक बात बताओ, एक साल में 6 घंटे, तो 4 साल में 6 चौक 24, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 24 डेज, तो 24 आवर्स ऐड हो गए, तो 24 आवर्स ऐड हो गए, क्या बन गया, एक दिन एक्स्ट्रा बन गया। इसीलिए हर 4 साल बाद फरवरी कितना दिन का कर दिया, 29 दिन का, एक दिन हमने बढ़ा दिया, सच दैट वो 6 घंटे एडजस्ट हो जाएं। और उसे हमने क्या कहा, उसे हमने कहा लीप ईयर। इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर इफ ए ईयर इज डिविजिबल बाय 4 देन एन एक्स्ट्रा लीप डे इज एडेड। अगर एक साल, अगर कोई भी साल, मान लिया 2020 की बात करते हैं, अगर ये 4 से डिविजिबल है, सर 4 से डिविजिबल है कैसे, 505 4 से डिविजिबल है, तो हम उसे क्या कह देंगे, उसे हम लीप ईयर बोल देंगे, और एक एक्स्ट्रा डे ऐड कर दिया जाएगा और फरवरी अब 29 दिन का हो जाएगा, सच दैट वो जो 6 घंटे थे वो इजीली एडजस्ट हो जाएं। लेकिन दिक्कत क्या आती है, वो 6 घंटे पूरे नहीं थे, 6 से थोड़ा सा कम थे। अभी समझते हैं उसमें स्टेप फर्दर। अब ये 6 घंटे आप लोगों के लिए 6 घंटे तक रखा है, अगर कोई बच्चा और एडिशनल करना चाहता है तो वो कैसे करेगा, द अर्थ टेक्स स्लाइटली लेस देन 365 एंड ए क्वार्टर डे। जो अर्थ है वो 365.25 डेज नहीं ले रही है, स्लाइटली लेस देन, थोड़ा सा कम है। कितना कम है सर, ये 365.2422 डेज है। दिक्कत ये थोड़ा सा कम है, तो क्या होगा, गो फ्रॉम वन स्प्रिंग इक्विनॉक्स टू द नेक्स्ट स्प्रिंग इक्विनॉक्स। एक इक्विनॉक्स से जाके दूसरे इक्विनॉक्स तक पहुंचने में हमें इतने दिन लगते हैं, लेकिन हमने ले लिया कितना, इतने का हिसाब कर लिया है। पहले हमने 365 के लिए एडजस्ट किया, फिर 0.25 के लिए एडजस्ट किया, लेकिन जब 25 के लिए एडजस्ट किया तो मुझे पता चला ये तो मैंने ज़्यादा ले लिया, क्योंकि दिन थोड़ा सा कम था। Adding a day every 4 years helps to synchronize with the season। जैसे मैंने एक दिन ऐड कर दिया और 29 फरवरी वाला एक दिन ऐड कर दिया, तो हुआ क्या, सीजन के साथ सिंक्रोनाइज तो हो गए, बट इट एक्चुअली एड्स अ लिटिल टू मच ओवर टाइम। इसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ दिन कितना था, 2422 डेज था, और मैंने ऐड कितना कर दिया, 1 क्वार्टर कर दिया, तो मुझे अब थोड़ा सा घटाना पड़ेगा। तो उसको घटाने के लिए मैंने क्या किया, टू फिक्स दिस लीप ईयर्स आर स्किप्ड एवरी 100 ईयर्स पे। जो कुछ मिनट का डिफरेंस था वो मैंने क्या किया, जब भी 100th ईयर आया, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, उस दिन मैं लीप ईयर को नहीं कैलकुलेट करूंगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 2020 लीप ईयर होगा क्या, हाँ सर होगा, 4 से डिवाइड किया इसलिए वो लीप ईयर होगा। 2000 लीप ईयर होगा क्या, सर मैंने 4 से डिवाइड किया और 4 से कट रहा था, तो लीप ईयर होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इन कुछ मिनट्स के कारण नहीं होगा। वही बता रहा है, स्किपिंग ऑल ऑफ देम वुड मेक द कैलेंडर लैग स्लाइटली बिहाइंड, तो उससे कैलेंडर मेरा फिर से एडजस्ट हो गया। सो एवरी 400 ईयर्स ए लीप ईयर अगेन एडेड बैक लाइक इन 1600 एंड 2000। तो अब क्या बता रहा है बेटा, अब 1700, 1800, 1900 इसमें मैंने ऐड कर दिया, 1700, 1800, 1900 में ऐड कर दिया, अब थोड़ा सा ज़्यादा चला गया। जैसे इसमें 1700, 1800, 1900 में मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन फिर अब मेरा दिन बढ़ रहा है, तो मैंने क्या किया, 400 ईयर जैसे ही आएगा, यानी 1200, 1600, 2000, 2400, समझ रहे हो, उन सब में मैं लीप ईयर ऐड कर दूंगा फिर से। कहने का मतलब ये है बेटा, 1600 में लीप ईयर होगा, 1700 में नहीं होगा, 1800 में नहीं होगा, 1900 में नहीं होगा, ये 3 साल नहीं होगा, इन 3 साल के लिए नहीं होगा। फिर 2000 में फिर से हो जाएगा, 2100 में नहीं होगा, 2200 में नहीं होगा, 2300 में नहीं होगा, और 2400 में फिर से हो जाएगा। ये 3 साल नहीं होगा और 2400 में फिर से हो जाएगा। इस तरह से हमने एडजस्ट किया एक एक मिनट को,
इस तरह से बहुत गहराई में जा रहे हैं। अब ये चीज़ अगर आपको समझ आ रही है तो यू कैन एंजॉय, नहीं समझ आ रही कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। These careful corrections keep the calendar closely matched with the season all over periods of time। इस तरह हम easily उसको मैच कर पाएंगे, सिंक्रोनाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट है बेटा स्टेप फर्दर। ये वही फिर से इस चैप्टर में आप देखना स्टेप फर्दर कई बार आया है, ये वाला क्वेश्चन कई बार आया है। क्यों आया है? क्योंकि 8th क्लास के लिए बच्चे के लिए ये चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, लेकिन ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा, एनसीईआरटी को पता है, तो उन्होंने बार बार ये स्टेप फर्दर ऐड किया है सच दैट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये सब पढ़ सकते हो और गहराई में जा सकते हो। अच्छा है, बुराई नहीं है कुछ भी। एज वी लर्न अर्लियर सीजन्स आर कॉज्ड बाय द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। हमने देखा सीजन क्यों हुए, जो सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर काट रही थी ना, उस कारण से हुए। एंड इट्स मोमेंट फ्रॉम द स्प्रिंग इक्विनॉक्स टू विंटर इक्विनॉक्स एंड बैक। स्प्रिंग इक्विनॉक्स से स्टार्ट करके विंटर इक्विनॉक्स एंड एट लास्ट फिर से स्प्रिंग इक्विनॉक्स तक 1 साल हुआ। द टाइम बिटवीन सक्सेसिव स्प्रिंग इक्विनॉक्स इज कॉल्ड ट्रॉपिकल ईयर। जो हम नॉर्मल ग्रेगोरियन कैलेंडर में यूज करते हैं ना, तो वो टाइम जो सक्सेसिव स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बीच में आता है, जो हम नॉर्मल में यूज करते हैं, उसे ट्रॉपिकल ईयर कहा गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर इज बेस्ड अपॉन ट्रॉपिकल ईयर। हम जो अभी यूज कर रहे हैं 2025 वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, और डिपेंड किस पे कर रहा है? ट्रॉपिकल ईयर पे। वी हैव ऑल्सो लर्न अर्लियर दैट द स्टार्स दैट राइज एट सनसेट चेंज थ्रू आउट द ईयर। वो स्टार जो सनसेट पे राइज होते हैं वो थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। वो स्टार जो राइज होते हैं सनसेट पे वो चेंज हो जाते हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल चेंज होते रहते हैं ड्यू टू द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। अर्थ का रिवोल्यूशन चांद के सूरज के चारों तरफ रहेगा तो वो मूव होते रहेंगे। द टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर द सेम स्टार्स टू राइज अगेन एट सनसेट इज कॉल्ड द सिडरल ईयर। वो टाइम ड्यूरेशन जो कि सेम स्टार राइज हो। अब बेटा देखो, ट्रॉपिकल ईयर उसने ग्रेगोरियन कैलेंडर पे डिपेंड किया है, लेकिन जो सिडरल ईयर की बात कर रहा है ना, वो स्टार्स के ऊपर डिपेंड करेगा। सेम स्टार्स टू राइज अगेन एट सनसेट, उसी टाइम राइज करे, उसे सिडरल ईयर कहा गया। एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिफाइन अ सोलर कैलेंडर। इसी का यूज किया गया सोलर कैलेंडर का यूज करने के लिए। द सिडरल ईयर इज लॉन्गर देन द ट्रॉपिकल ईयर बाय 20 मिनट्स। ये चीज इंपॉर्टेंट है। सिडरल ईयर ट्रॉपिकल ईयर से 20 मिनट थोड़ा ज्यादा होता है, एंड सो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम बिफोर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू कैलेंडर बिकम नोटिसेबल। सिर्फ 20 मिनट का फर्क है, हर साल में 20 मिनट का फर्क आएगा। तो ट्रॉपिकल ईयर और सिडरल ईयर अगर हम चलते रहे तो इस साल 20 मिनट का फर्क आया, अगले साल 20 मिनट का फर्क आया, अगले साल 20 मिनट का फर्क आया, तो हर 3 साल में 1 घंटे का फर्क आ जाएगा, 30 साल में 10 घंटे का फर्क आ जाएगा। इसलिए बोल रहा है बेटा ये डिफरेंसेस काफी लंबे टाइम बाद नोटिसेबल हो जाएंगे। इन मॉडर्न टाइम्स एस्ट्रोनॉमर्स यूज द सिडरल ईयर्स टू कीप ट्रैक ऑफ द अर्थ पोजीशन इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। अभी जो साइंटिस्ट हैं बेटा वो सिडरल ईयर का यूज करते हैं अर्थ की पोजीशन सन के चारों तरफ कहाँ है, अर्थ की पोजीशन सन के चारों तरफ कहाँ है, उसके लिए सिडरल ईयर यूज करते हैं। और जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो कौन सा यूज करता है? ट्रॉपिकल ईयर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके अंदर जा सकते हैं, डीप डाइव कर सकते हैं और इसके बारे में और ज़्यादा पता लगा सकते हैं। अवर साइंटिफिक हेरिटेज, हमारा साइंटिफिक में कितना जो हमारा साइंटिफिक हेरिटेज था कितना इंपॉर्टेंट था, कितना हमारे कल्चर में इसके बारे में नॉलेज था। अभी तो बेटा बहुत से इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं तो इट इज़ वेरी इजी टू ट्रैक ऑल दीज थिंग्स, लेकिन हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो इन सब चीज़ों में कितना डीपली उन्होंने वो किया विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। सोचो बिना इंस्ट्रूमेंट होते हुए साइंटिफिक अप्रोच के बिना उनको इतना सब पता था। For thousands of years, people, including those in India, have been observing the sky. स्काई को ऑब्जर्व करते आ रहे थे कई हजारों सालों से एंड डेवलपिंग कैलेंडर्स। और स्टार्टिंग में बेटा बेसिक कैलेंडर बनाए, धीरे धीरे एडवांस कैलेंडर बनाते चले गए। पीपल इन एंशिएंट टाइम डिड नॉट नो दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। उनको नहीं पता था कि सूरज के चारों तरफ अर्थ चक्कर काट रही है। उन्हें लगता था कि अर्थ एक जगह पे है और सूरज चक्कर काट रहा है। रियली में हमें भी फील हो रहा है। अगर हमने ये सब ना पढ़ा होता तो आपको क्या लगता कि अर्थ हम अपनी जगह पे खड़े हैं, सूरज उधर से उगा, पश्चिम में चला गया, फिर नीचे गया,
फिर उगा, इस टाइप से फीलिंग आ रही है, वही उनको लगता था। एंड लैक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स, उनके पास इस टाइप के बेटा मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं होते थे। येट दो ईयर्स ऑफ केयरफुल स्काई ऑब्जर्वेशन, उन्होंने बड़े ध्यान से स्काई ऑब्जर्वेशन किया। दे नोटिस पैटर्न्स एंड साइकिल इन नेचुरल इवेंट्स, उन्होंने पैटर्न को समझा और साइकिल्स को समझा नेचुरल इवेंट्स में। हैंस दे कुड डिटरमाइन दैट द लेंथ ऑफ द ईयर वाज अप्रॉक्सीमेटली 365 डेज, उन्होंने ये पूरे साइकिल को समझा और अंदाजा लगा लिया कि इट शुड बी 365 डेज, उसी के हिसाब से मुझे कैलेंडर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, केयरफुल ऑब्जर्वेशन रिवील्स दैट द सन डज नॉट ऑलवेज राइज एग्जैक्टली इन द ईस्ट। इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप सूरज मेरे इधर है, मान लिया ईस्ट में, प्रॉपर ईस्ट में है, तो आपको क्या लगता है प्रॉपर ईस्ट से उगता है, प्रॉपर वेस्ट में छिप जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। सूरज एक ही जगह से नहीं उगता है, वो पोजीशन चेंज करता है। प्रॉपर ईस्ट से नहीं उगेगा, फिर यूं साउदर्न डायरेक्शन से होते हुए वेस्ट में जाएगा। आप सर्दियों में मॉनिटर करना, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं जो मैंने खुद ने भी ऑब्जर्व किया है। गर्मियों में क्या होगा, सूरज ईस्ट से उगेगा और बिल्कुल ठीक आपके ऊपर से होते हुए यूं वेस्ट की तरफ जाएगा। जैसे जैसे सर्दियां आएंगी तो वो यूं के बजाय, ये वाला पैटर्न के बजाय थोड़ा यूं आ जाएगा, यूं, और फिर यूं, और जब बिल्कुल ज़्यादा सर्दियां हो रखी होंगी ना, तो आप देखना बिल्कुल दूर से जाके यूं वेस्ट में छिपेगा। वही चीज़ यहाँ दिखा रखी डायग्राम के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, आप इस जगह पे खड़े हो, मान लो आप इस जगह पे खड़े हो, तो आपको फील भी होगा कि एक टाइम तो ऐसा होगा, देखो प्रॉपर ईस्ट से उगा और वेस्ट में छिप गया। एक टाइम ऐसा होगा ईस्ट से भी इधर आके वेस्ट में छिप रहा है। एक टाइम ऐसा होगा इधर से जाके, पूरा सर्दियों का टाइम होगा जब वो दूर से छिपेगा। वही बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, केयरफुल ऑब्जर्वेशन रिवील्स दैट द सन डज नॉट ऑलवेज राइज एग्जैक्टली इन द ईस्ट, ईस्ट में से नहीं होता है। इन समर इट राइजेस अ लिटिल नॉर्थवर्ड ऑफ ईस्ट डायरेक्शन, जो प्रॉपर ईस्ट है उसका नॉर्थ उधर से उगेगा और फिर वेस्ट की तरफ जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ईस्ट से उगेगा, ये देखो दे भी रखा है, ईस्ट से उग रहा है और वेस्ट में जा रहा है। अभी ये क्या है, टुवर्ड्स नॉर्थ, ये पॉइंट बता रहा है। ईस्ट डायरेक्शन ये है बेटा, ईस्ट के नॉर्थ साइड से, ईस्ट के प्रॉपर ईस्ट ये है, ये देखो लाइन ड्रॉ कर रखी व्हाइट वाली, ईस्ट के नॉर्दर्न साइड से राइज हुआ और वेस्ट के नॉर्दर्न साइड में जाके छिप गया। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रॉपर ईस्ट से उगा और प्रॉपर वेस्ट में छिप गया, ये देखो लाइन दे रही है, और बाद में क्या होगा, साउदर्न साइड से जाएगा। वही चीज बता रखा है। These extremes happens on the solstice around June 21 and December 21 each year. Solstice क्या होता है बेटा, वही दिन, देखो जून 21 का दिन सबसे लंबा होगा। क्यों? क्योंकि सूरज सारा दिन हमारे सिर पे रहेगा, सूरज सारा दिन दिखता रहेगा और रात बिल्कुल छोटी होंगी। वही दिसंबर 21 को रात बहुत लंबी होगी। क्यों? क्योंकि सूरज बहुत दूर से जा रहा है, तो बस थोड़ा सा उगेगा, छिप जाएगा। इसीलिए सर्दियां भी होती हैं, इसीलिए देखो दिसंबर में सर्दियां होती हैं और जून में गर्मियां होती हैं, क्योंकि पूरा दिन सूरज अर्थ के ऊपर रहेगा, तो इसीलिए गर्मियां लगेंगी और यहाँ सर्दियाँ रहेंगी। द सन्स अपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट फ्रॉम दिसंबर टू जून, जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट किया उसने दिसंबर से स्टार्ट किया और जून तक 6 महीने, उसको उत्तरायण कहा गया। उत्तरायण कहाँ से बना, उत्तर दिशा, नॉर्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर। तो उत्तरायण एक त्यौहार भी मनाया जाता है कई शहरों में, कई स्टेट्स में। जैसे उत्तरायण गुजरात में अगर जाओगे आप, अभी यहाँ इस डायग्राम में, स्टार्टिंग फर्स्ट डायग्राम में, फर्स्ट इमेज में आपको क्या दिखाया था, उत्तरायण ने तो दिखाया था। तो दिसंबर से स्टार्ट करेगा और जून तक बेटा उत्तर दिशा की तरफ मूव करेगा। एंड इट्स अपरेंट साउथवर्ड मूवमेंट फ्रॉम जून टू दिसंबर, और जून से स्टार्ट करके दिसंबर तक उसको दक्षिणायन बोला गया। दक्षिण की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। भाई एक बार तो उत्तर की तरफ हो गया, एक बार दक्षिण की तरफ हो गया, और इसी को हम सेलिब्रेट करते हैं। दिस साइकिल रिपीट्स एवरी ईयर एंड इज क्लोजली लिंक्ड टू द चेंजिंग सीजन। यह चीज़ें हर बार रिपीट करती हैं और यही सीजन्स को चेंज करती हैं। द तैत्तिरीय संहिता रिकॉर्ड्स इन इट्स वर्स 6.53।
अब बेटा तैत्तिरीय संहिता के बारे में हमारी धार्मिक किताब है, उसके बारे में एक संस्कृत में श्लोक है जिसका मतलब क्या दिया है, दस द सन मूव साउथवर्ड्स, सन किधर मूव करना शुरू करता है, साउथवर्ड्स, फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए साउथ में मूव करेगा, एंड नॉर्थवर्ड, उत्तरायण, नॉर्थवर्ड कौन सा होगा, उत्तरायण, और साउथवर्ड कौन सा होगा, दक्षिणायन, फॉर 6 मंथ। आप ये सोचो हमारी धार्मिक किताबों में जब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे तब ये सब लिखा हुआ है, आपको इसीलिए फील कराने के लिए कि हमारे पास नॉलेज कितना ज़्यादा था। इन द पास्ट द इक्विनॉक्सेस एंड सोलेस्टिस वर ऑल्सो ट्रैक बाय आइडेंटिफाइंग द स्टार्स। हम इन सब को सोलेस्टाइल का या फिर इक्विनॉक्स का कैसे पता लगाते थे, स्टार्स का ट्रैक करते हुए जो कि सनसेट के टाइम में उगते थे। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट लाइक द सूर्य संहिता नोटेड दैट द पैटर्न ऑफ स्टार्स कैप्रिकॉन, जिसे हम मकर भी कहा गया है। फिर से पढ़ता हूँ, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जो हमारे पुराने इंडियन टेक्स्ट थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सूर्य संहिता की बात कर रहा है, उसमें लिखा हुआ है दैट द पैटर्न ऑफ स्टार्स, स्टार्स का पैटर्न कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन एक पैटर्न है जिसे हम हिंदी में मकर बोलते हैं, मकर संक्रांति याद होगा, वुड बी इन द बैकग्राउंड ऑफ द सन अराउंड द विंटर सोलेस्टाइल, सूरज के पीछे होता है। जो स्टार वाला, स्टार कॉन्स्टलेशन की बात कर रहा है ना, मकर संक्रांति वाली बात बता रहा हूँ ना, कैप्रिकॉन वाली, वो सूरज के पीछे होता है ड्यूरिंग दोज एंशिएंट टाइम्स, उस टाइम में। जो एक संस्कृत का वो लिखा है वर्स, इसमें लिखा है फ्रॉम द मोमेंट ऑफ द सन एंट्रेंस इनटू द कॉन्स्टलेशन ऑफ कैप्रिकॉन, जो सन एंटर करेगा कहाँ, कॉन्स्टलेशन ऑफ कैप्रिकॉन में, 6 मंथ्स मेकअप इट्स नॉर्थवर्ड प्रोग्रेस, तो उत्तरायण मना जाएगा, 6 महीने स्टार्ट हो जाएंगे उत्तरायण के, उत्तर की तरफ मुंह करना शुरू कर देगा। सो लाइकवाइज फ्रॉम द मोमेंट ऑफ एंट्रेंस इनटू द कॉन्स्टलेशन ऑफ कैंसर, जब वो कैंसर में एंटर करेगा, 6 मंथ्स आर इट्स साउथवर्ड्स प्रोग्रेस, जिसे हम दक्षिणायन बोलते हैं, जिसे हम दक्षिणायन बोलते हैं। ओवर द ईयर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलेंडर हैव इवोल्व्ड बेसिक ऑन स्पेसिफिक नीड, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ, हम अलग अलग टाइप के कैलेंडर बनाना सीखे और हमने इसमें एक्सपर्टीज ले ली। ए नंबर ऑफ दीज कैलेंडर आर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। आप इंडिया में ही चेक करोगे तो आपको हजारों टाइप के कैलेंडर मिल जाएंगे बेटा, मतलब विक्रमी संवत, हिजरी संवत, गॉर्जियन कैलेंडर, डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इवन मराठी कैलेंडर अलग मिल जाएगा, गुजराती कैलेंडर अलग मिल जाएगा। सोचो एडवांसमेंट, टू ट्रैक टाइम एंड सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, टाइम को ट्रैक करने के लिए और फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए। अब आता है बेटा तीसरे टाइप का कैलेंडर। हम लूनर कैलेंडर पढ़ चुके, सोलर पढ़ चुके, नाउ थर्ड कैलेंडर, लूनी सोलर कैलेंडर। लूनी मीन्स मून, सोलर मीन्स सन कैलेंडर, ऐसा कैलेंडर जो कि चांद के ऊपर डिपेंड है, जो कि सूरज के ऊपर डिपेंड है। देयर इज अनदर काइंड ऑफ कैलेंडर विच प्राइमरीली यूजेस द मून फेसेस फॉर काउंटिंग डेज एंड मंथ्स। पहले मून के फेसेस को यूज किया जाता था, बट ऑल्सो मेक एडजस्टमेंट टू स्टे इन सिंक विद द साइकिल ऑफ सीजन्स। सीजन्स के साथ एडजस्ट करने के लिए हमें उसको एडजस्ट करना पड़ता था। कैसे? जो 12 लूनर मंथ होते थे वो क्या बनाते थे, टोटल 354 डेज, मैंने बताया आपको, लेकिन वो 11 दिन छोटा पड़ जाते थे। किससे? सोलर ईयर से। सोलर की कितना दिन का था बेटा? 365 डेज का। और मेरा लूनर ईयर कितने दिन का बना? 354 डेज का। तो अगर मैं माइनस करूं तो कितने दिन का डिफरेंस आ गया सर? 11 डेज का डिफरेंस आ गया। दिस एवरी 2 to 3 ईयर्स, हर 2 से 3 साल बाद। एक बात बताओ, एक साल में 11 दिन, दूसरे साल में 22 डेज, तीसरे साल में 33 डेज, तो लगभग 3 साल बाद हम क्या करते? 1 महीना जोड़ देते थे। द अक्यूमुलेटेड डिफरेंस बिकम्स क्लोज टू ए फुल मंथ। जो अक्यूमुलेटेड डिफरेंस, जो डिफरेंस मैंने इकट्ठा किया, 11 प्लस 11 प्लस 11, कितना हुआ बेटा? 33 डेज, बिकम्स इक्वल टू ए फुल मंथ। ये 30 दिन के बराबर बन गया ना, लगभग 1 महीने के बराबर बन गया। Therefore, every few years an extra month, एक एक्स्ट्रा मंथ called अधिका मासा, अधिक मीन्स एक्स्ट्रा, अधिका मासा, मास मीन्स महीना, अधिक एक्स्ट्रा महीना, और इंटर कैलेंडर मंथ इज एडेड टू द ईयर इन सम कैलेंडर। एक अधिक मास जोड़ दिया जाता था। अगर आप हिंदी कैलेंडर फॉलो करते होंगे तो आपने सुना होगा, अब की बार चैत्र 1 नहीं 2 चैत्र हैं, 1 नहीं 2 चैत्र हैं, वो अधिक मास ही होता है, एक्स्ट्रा जो होता है। दिस कीप्स द सोलर ईयर एंड द लूनर साइकिल इन स्टेप। इससे हमने किया क्या? सोलर ईयर और लूनर साइकिल को एक साथ कर दिया।
भाई दोनों के 365 दिन बना दिए इस हिसाब से। सच कैलेंडर आर कॉल्ड लूनी सोलर कैलेंडर्स। जो इनको कंबाइन किया ना उसको बोला गया लूनी सोलर कैलेंडर। दे कंबाइन एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ द सोलर एंड द लूनर कैलेंडर। लूनर और सोलर से मिक्स कर दिया एंड आर यूज्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने कभी सुना है? यू मे हैव हर्ड ऑफ द नेम्स और सिमिलर साउंडिंग नेम। आपने या तो सुना होगा या फिर ऐसे ही कुछ नाम, जैसे आप हरियाणा में जाओगे तो उसका कुछ थोड़ा दूसरा नाम कर देंगे, गुजरात में जाओगे कुछ और नाम कर देंगे, साउथ इंडिया में जाओगे कुछ और नाम कर देंगे, इस टाइप से। आपने इस टाइप के लूनी सोलर कैलेंडर सुना होगा। कैसे? चैत्र, वैसाख, ये सारे हिंदी नाम है बेटा, इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो हो सकता है आपको पढ़ने में दिक्कत हो। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पहला महीना चैत्र से शुरू होगा। चैत्र, वैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, माह, फागुन। इस तरह से बेटा टोटल 12 महीने हैं। 12 महीने के बाद फिर से चैत्र शुरू हो जाएगा। चैत्र से हिंदी महीना स्टार्ट होता है। इन सम कम्युनिटीज द न्यू मंथ स्टार्ट्स ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर द न्यू मून। कुछ कम्युनिटी में बेटा न्यू मून के बाद अगला महीना शुरू करते हैं। न्यू मून मीन्स अमावस्या के बाद पहला महीना स्टार्ट करते हैं, लेकिन एंड्स ऑन द डे ऑफ द न्यू मून, और घूम के न्यू मून पे ही खत्म करते हैं। लेकिन कुछ कम्युनिटी क्या करती हैं, फुल मून से स्टार्ट करती है और फुल मून पे ही खत्म करती हैं। सच कैलेंडर आर कॉल्ड अमांत। ऐसे कैलेंडर जिसमें न्यू मून से स्टार्ट करे उसे अमांत कहा गया, और जिसमें फुल मून से स्टार्ट करे उसे पूर्णिमांत कहा गया। हिंदी के वर्ड हैं अमांत और पूर्णिमांत। वर्ड को समझो। अमावस्या से अमांत, अमावस्या प्लस अंत, अमावस्या पे अंत हो रहा है। पूर्णिमांत, पूर्णिमा प्लस अंत, पूर्णिमा पे अंत होगा, उसे पूर्णिमांत कहेंगे। नेक्स्ट, द इंडियन नेशनल कैलेंडर। A national calendar by the government of India is used along with Gregorian calendar for multiple official purposes. सर ये क्या रायता फैला दिया, कुछ समझ नहीं आया। ग्रेगोरियन कैलेंडर हम यूज़ कर रहे हैं 2025 वाला, तो हिंदी कैलेंडर, ये नेशनल कैलेंडर घुसाने की क्या जरूरत थी? इंडियन नेशनल कैलेंडर, उसके पीछे रीज़न है बेटा, समझाता हूँ। उन्होंने क्या किया, ये ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया। जैसे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं सिर्फ ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज़ करूँगा और मैं त्यौहार मनाऊँगा इंडियन कैलेंडर के हिसाब से, त्यौहार मनाऊंगा पूर्णिमा के हिसाब से, अमावस्या के हिसाब से, तो क्या वो सेट बन पाएंगे? कैसे सर? एक बात बताओ, जो दिवाली है वो आप देखना, आपको चांद नहीं दिखाई देगा। दिवाली की रात को चांद नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि दिवाली हमेशा अमावस्या को आती है, होली हमेशा पूर्णिमा को आती है। तो ये डिपेंड किस पे किए? लूनर कैलेंडर पे डिपेंड किए। लेकिन अगर मैं ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज़ करूँ तो उसमें तो डेट हमेशा फिक्स नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, छुट्टी कैसे प्लान करेंगे? इसीलिए छुट्टियां वगैरह, दिवाली की छुट्टी कब दें, दशहरे की छुट्टी कब दें, होली की छुट्टी कब दें, ईद की छुट्टी कब दें, वो डिपेंड करेगा। इसीलिए बेटा उनको क्लब करना पड़ा इसे। ये देखो शाक्य ईरा दिखा रखा है 1947, चैत्र, वैसाख, जेठ वगैरह, इंडियन नेशनल कैलेंडर। इट इज़ ए सोलर कैलेंडर, दिखा रखा है, कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज इन ईयर। सोलर कैलेंडर है, 365 डेज हैं। द ईयर बिगिंस ऑन 26 मार्च। 26 मार्च से स्टार्ट होगा बेटा। जो चैत्र महीना है 22 मार्च से स्टार्ट होगा, विच इज द डे आफ्टर द स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब मनाया जाता है बेटा? सर 21 मार्च को। तो जैसे ही 21 मार्च खत्म होगा उसके अगले दिन 22 मार्च को ये स्टार्ट होगा। अनलाइक द ग्रेगोरियन कैलेंडर, मंथ्स इन द इंडियन नेशनल कैलेंडर हैव आइदर 30 डेज और 31 डेज। द नेम ऑफ दीज मंथ्स वर टेकन फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडियन कैलेंडर्स। जो ट्रेडिशनल पुराने इंडियन कैलेंडर हम यूज करते हैं उनसे लिया हमने। इन ए रेगुलर ईयर द 2nd to 6th मंथ्स, इस कैलेंडर में क्या किया उन्होंने बेटा, 2nd महीने से लेकर 6ठे महीने तक सभी में 31 डेज दे दिए। 2nd से लेके 6th महीने तक सभी में 31 डेज दे दिए। एंड द रेस्ट हैव 30 डेज, और सब बचे हुए सभी कैलेंडर में 30 दिन दे दिए। 20, 28, 29, 30, 31 वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। दूसरे से लेकर 6ठे महीने तक तो 31 दिन दिए, और बचे हुए सभी महीनों में 30 दिन दे दिए। द लीप ईयर्स आर मैच्ड टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर बाय एडिंग ए डे टू चैत्र। चैत्र में एक दिन मिला के ऐड करके हमने लीप ईयर बना दिया। द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, इन सच ईयर्स द न्यू ईयर बिगिंस ऑन 21 मार्च ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो वो एक्स्ट्रा दिन कब ऐड किया?
और एक्स्ट्रा दिन कब ऐड किया? जैसे फेब में हम 28 के बजाय 29 डेज कर रहे थे, इसमें क्या किया उन्होंने, नॉर्मली महीना 22 मार्च से स्टार्ट होता, चैत्र का महीना 22 मार्च से स्टार्ट होता था। इन्होंने क्या किया, जिस साल लीप ईयर होगा उस दिन 21 मार्च से स्टार्ट कर दिया, एक दिन पहले कर दिया। एवर हर्ड ऑफ, क्या कभी सुना है? इन 1952 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप अ कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बेटा कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी बना दिया, CRC, कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी, टू एग्जामिन ऑल एग्जिस्टिंग कैलेंडर, जो उस टाइम में कैलेंडर होते थे उनको एग्जामिन करो, विच वर बीइंग फॉलोड इन द कंट्री, जो कंट्री में फॉलो किए जाते थे, एंड टू रिकमेंड एन एक्यूरेट एंड यूनिफॉर्म कैलेंडर फॉर द होल ऑफ इंडिया। और एक ऐसा कैलेंडर बना दो जो पूरे देश के लिए कामयाब रहे। मैंने बताया आपको भाई, साउथ इंडिया में कोई द्रविड़ कैलेंडर के नाम से बना रहे होंगे, मराठा लोग कुछ और बना रहे होंगे, नॉर्थ ईस्ट में कोई अपना कैलेंडर बना रहे होंगे, तो उन सबको क्लब करके एक ऐसा कैलेंडर बनाओ जो पूरे होल ऑफ इंडिया के लिए कामयाब हो। द CRC रिकमेंडेड यूनिफाइड नेशनल कैलेंडर। उन्होंने CRC ने रिकमेंड किया यूनिफाइड नेशनल कैलेंडर के बारे में, जो कि 21 मार्च 1956 से स्टार्ट किया गया, दैट इज 1 चैत्र 1878 साका, 1878 साका के हिसाब से स्टार्ट किया हमने। द इंडियन नेशनल कैलेंडर फॉलोज द जनरल प्रिंसिपल एज दैट ऑफ सूर्य सिद्धांता, जो सूर्य सिद्धांता में यूज किया गया उसके से स्टार्ट लेते हुए। ये बेटा एडिशनल नॉलेज है, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो और गहराई में जाइएगा। बी ए साइंटिस्ट। मगनंद साहा वॉज ए पायनियरिंग एस्ट्रोफिजिस्ट। 2 वर्ड से मिलकर बना है बेटा, एस्ट्रोफिजिस्ट। फिजिस्ट मीन्स जो फिजिक्स पढ़ता है, एस्ट्रो मीन्स जो एस्ट्रोनॉमी पढ़ता है। तो एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ा, हु स्टडीड स्टार्स एंड देयर टेम्परेचर एंड डेवलप ए मैथमेटिकल इक्वेशन। उन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना दी, फेमसली नोन एज द साहा इक्वेशन, जिसको साहा इक्वेशन के नाम से जाना गया। द साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इन कोलकाता, कलकत्ता में बेटा साहा के नाम से ही इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स बनाया गया, इज नेम्ड आफ्टर हिम। ही वॉज ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ CRC के भी वो चेयरमैन थे। इनके बारे में आप एडिशनल नॉलेज ले सकते हैं। आर फेस्टिवल्स रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना, जो त्यौहार मनाते हैं क्या वो एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से मनाते हैं क्या? बिल्कुल सर, अभी तो आपने बताया कि दिवाली हमेशा अमावस्या की रात को आएगी, होली हमेशा पूर्णिमा की रात को आएगी, ईद का चांदी अलग है, ईद क्रेसेंट मून के हिसाब से मनाया जाता है। तो सब कुछ तो हमारा इंडिया में जितना भी है सब कुछ चांद के हिसाब से मना रहे हैं, तो वही एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से मना रहे हैं। मैनी इंडियन फेस्टिवल्स आर टाइड टू द फेसेस ऑफ मून। किस पे डिपेंड है बेटा? फेस ऑफ मून के ऊपर डिपेंड करेंगे, एंड हैंस आर बेस्ड ऑन आइदर लूनर, या तो लूनर के ऊपर डिपेंड करेंगे, लूनी सोलर कैलेंडर के ऊपर डिपेंड करेंगे। फॉर इंस्टांस दिवाली कब मनाई जाएगी बेटा? न्यू मून ऑफ द मंथ ऑफ कार्तिक महीना होगा और उसका न्यू मून मीन्स अमावस्या। होली कब मनाई जाएगी? फुल मून ऑफ फागुन के महीने में जब पूर्णिमा आएगी तब मनाएंगे। बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाएगी? फुल मून ऑफ वैसाख का महीना होगा और पूर्णिमा का दिन होगा, तब हम बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे। ईद कब मनाएंगे? क्रेसेंट मून वाले दिन मनाएंगे। एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रमजान, जब रमजान का महीना पूरा हो रहा होगा और क्रिसेंट मून दिखाई देगा तब हम मनाएंगे। दशहरा इज सेलिब्रेटेड ऑन द 10th डे इन द मंथ ऑफ अश्विन के 10वें दिन मनाया जाता है। हैंस दे ऑकर ऑन डिफरेंट डेट्स इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर इन सक्सेसिव ईयर्स। इस लाइन का मतलब क्या है? जब मैंने ये सारे इतने एग्जाम्पल बताए, हर एक एग्जाम्पल में आपने मॉनिटर किया कि या तो वो मून के ऊपर डिपेंड करेगा या लूनी सोलर के ऊपर डिपेंड करेगा, प्रॉपरली सोलर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर कैसा था हमारा? ग्रेगोरियन कैलेंडर था बेटा प्रॉपर सोलर, तो उसके साथ मिसमैच हो जाएगा। कभी किसी महीने में किसी तारीख को पड़ेगा, आप देख रहे हो। हम पूछते हैं दिवाली कब आएगी, क्या हम बोलते हैं कि 10 नवंबर को ही आएगी? क्या बोलते हैं कि 3 नवंबर को आएगी, 25 अक्टूबर को आएगी? कभी अक्टूबर में आ जाती, कभी नवंबर में आ जाती है। यही बोल रहा है बेटा, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ मैच में दिक्कत आएगी।
For festival based on luni solar calendars, the Gregorian calendars dates can shift. ग्रेगोरियन कैलेंडर की डेट शिफ्ट हो जाएंगी, जैसे मैंने बताया कभी अक्टूबर में आ रही है, कभी नवंबर में आ रही है, बट दिस शिफ्ट इज टिपिकली लेस देन ए मंथ, लेकिन ये एक महीने से कम ही होगी, लगभग वही अक्टूबर नवंबर के आसपास आएगी. दिस इज बिकॉज द लूनी सोलर कैलेंडर्स एड द इंटरकैलरी मंथ एवरी फ्यू ईयर्स. मैंने बताया था ना एक अधिक मास, अधिका मासा, ये वही अधिक मास ऐड कर देता है. लूनी सोलर कैलेंडर क्या करता है बेटा, एक इंटरकैलरी मंथ ऐड कर देता है जिसको अधिक मास बोला गया है. कब? एवरी फ्यू इयर्स विच करेक्ट फॉर द डिफरेंस बिटवीन द लूनर एंड द सोलर ईयर. तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता कि 3 महीने का डिफरेंस आ गया. पिछली बार दिवाली आई थी जुलाई में, अब अक्टूबर में आ रही है, ऐसा नहीं मिलेगा आपको, अक्टूबर नवंबर टाइप में ही मिलेगा. इन कॉन्ट्रास्ट प्योरली लूनर कैलेंडर्स डू नॉट अकाउंट फॉर दिस डिफरेंस. लेकिन जो प्योरली लूनर कैलेंडर होते हैं ना, वो इस डिफरेंस को मॉनिटर नहीं करते हैं. एनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द फेसेस ऑफ द मून सच एज ईद उल फितर. कोई भी फेस्टिवल जो हम मून के फेस के हिसाब से डिटरमाइन करते हैं, जैसे ईद उल फितर कब मनाते हैं बेटा, क्रिसेंट, जब मून दिखाई देगा ना आपको क्रिसेंट. देयरफॉर कैन ऑकर इन डिफरेंट मंथ ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर ईयर आफ्टर ईयर. वो डिफरेंट मंथ में आ सकते हैं, कभी किसी महीने में आ जाएगा, कभी किसी महीने में आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप फर्दर, मैं बोला इसमें, इस चैप्टर में आपको बार बार भर भर के मिलेंगे. अगर आपका इंटरेस्ट हो तो ये चैप्टर इतना गहरा जा सकते हो ना, मजा आ जाएगा. स्टेप फर्दर, ए फ्यू फेस्टिवल्स इन इंडिया लाइक मकर संक्रांति. मकर संक्रांति, हमने कैप्रिकॉन की बात की थी, संक्रांति की बात की थी. वही पोंगल, इंडिया में मकर संक्रांति के नाम से मनाते हैं इसी त्यौहार को. पोंगल, बिहू, वैसाखी, पोयला वैसाख एंड पुत्रांडु फॉलोज ए सोलर सिड्रल कैलेंडर. ये सब क्या है, सोलर, सूर्य वाले सिड्रल कैलेंडर. इसीलिए देखो मकर संक्रांति नॉर्मली 14 जनवरी को ही पड़ती है, रेगुलर वही पड़ रही है क्योंकि वो सोलर कैलेंडर को यूज कर रही है. दिस फेस्टिवल हैपन्स ऑन ऑलमोस्ट द सेम डेट, सेम डेट को ही पढ़ते हैं एवरी ईयर इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर. 14 को पढ़ रहा है तो 14 को ही पढ़ रहा है, समझ रहे हो. ग्रेगोरियन कैलेंडर विच इज बेस्ड ऑन ट्रॉपिकल ईयर. ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पे डिपेंड है, ट्रॉपिकल ईयर. ए लॉन्ग टाइम अगो दीज फेस्टिवल वर टाइड टू आइदर ए सोलस्टाइज. बहुत साल पहले ये क्या, या तो बेटा सोलस्टाइज पे डिपेंड थे या फिर इक्विनॉक्स पे डिपेंड थे. ड्यू टू द स्मॉल डिफरेंस इन द सिड्रल एंड ट्रॉपिकल ईयर, जो हमने पढ़ा सिड्रल और ट्रॉपिकल ईयर में डिफरेंस था कितने मिनट का, 20 मिनट का. द डेट्स ऑफ दीज फेस्टिवल स्लोली शिफ्ट अवे फ्रॉम द सोलस्टाइज और इक्विनॉक्स. तो जो 20-20 मिनट के डिफरेंस अक्यूमुलेट होने शुरू हुए, मैंने बताया था 20 मिनट, 20 + 20 + 20 इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 घंटा हो गया. इस हिसाब से हम जब कंबाइन होते चले गए तो ये त्यौहार सोलस्टाइज या फिर इक्विनॉक्स से शिफ्ट हो गए. दिस शिफ्ट इज ड्यू टू द स्लो वोबल ऑफ द अर्थ एक्सिस. यह हुआ क्यों, यह हुआ क्यों, क्योंकि जो अर्थ की एक्सिस है ना बेटा, जब आप वो क्या बोलते हैं, वॉबलिंग टॉप, वॉबलिंग टॉप देखा है आपने, बच्चे रस्सी डाल के और ऐसे चक्कर सा होता है उसको घुमाते हैं, तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल एक एक्सिस पे घूमेगा, बिल्कुल ऐसे घूमेगा, बिल्कुल ऐसे घूमता है, लेकिन जब वो खत्म होने वाला होता है तब आपने देखा होगा वो ऐसे करता है, एक्सिस, उसका एक्सिस करते हैं. इसी को वॉबलिंग एक्सिस बोला गया है, इसी को वॉबलिंग एक्सिस बोला गया है. यह हुआ क्यों, दिस शिफ्ट इज ड्यू टू द स्लो वोबल ऑफ द अर्थ एक्सिस. अर्थ की एक्सिस वोबल करना स्टार्ट की, लड़खड़ाई, अपनी जगह पे लड़खड़ाई. सिमिलर टू द मोमेंट ऑफ द एक्सिस ऑफ ए वॉबलिंग टॉप. जैसे आपने वॉबलिंग टॉप को देखा होगा, जब मैं टॉप को ऐसे शुरू में फेंकता हूँ तो स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा ऐसे घूमता है, बड़ा अच्छा बिल्कुल स्मूथ घूमेगा. जैसे जैसे वो स्लो डाउन हो जाएगा तो उसका एक्सिस देखो यूँ हो जाएगा और फिर एक टाइम में गिरेगा. इसी को वॉबलिंग टॉप बोला गया. दिस कॉजेज द डेट्स ऑफ फेस्टिवल बेस्ड ऑन द सिड्रल कैलेंडर टू मूव अहेड इन ट्रॉपिकल कैलेंडर. तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो ये फेस्टिवल की डेट थी ना बेटा, जो कि सिड्रल कैलेंडर के ऊपर डिपेंड थी और ट्रॉपिकल कैलेंडर में डिफरेंस था कितने मिनट का, 20 मिनट का, तो इसीलिए वो शिफ्ट कर गई. उससे इसलिए क्या होगा, वो डेट शिफ्ट कर गई. फॉर एग्जाम्पल मकर संक्रांति मूव्स अहेड बाय 1 डे एवरी 71 ईयर्स. तो मकर संक्रांति क्या होगा बेटा, हर एक 71 ईयर्स के बाद एक दिन शिफ्ट कर जाएगी, आगे सरक जाएगी, एक दिन शिफ्ट कर जाएगी. एवर हर्ड ऑफ द डेट्स ऑफ मैनी इंडियन फेस्टिवल आर बेस्ड ऑन एग्जैक्ट लूनर फेज एट सनराइज.
आपने देखा कि इंडियन फेस्टिवल लूनर के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। एज सनराइज अकर्स अर्लियर इन ईस्टर्न इंडिया। अब एक और दिक्कत आ गई, इंडिया इतना बड़ा, अगर इंडिया के मैप को देखेंगे 3000 किलोमीटर से भी लंबा चौड़ा है, लंबाई में भी 3000 के आसपास है, चौड़ाई में भी 3000 के आसपास है। तो ईस्टर्न इंडिया में मैं देखूंगा, जब ईस्टर्न इंडिया में जाऊंगा तो वहाँ सूरज बहुत पहले उग जाएगा। आप कभी आसाम वगैरह गए होंगे तो आपने फील किया होगा। वहीं अगर आप गुजरात में जाओगे तो वो बिल्कुल लास्ट में छिपेगा। बात समझ रहे हैं? इतने लंबे एरिया के कारण वही बता रहा है एग्जैक्ट लूनर फेस के ऊपर डिपेंड होगा। तो सनराइज अकर्स अर्लियर इन ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में बहुत जल्दी उग जाएगा एंड लेटर इन वेस्टर्न इंडिया, और गुजरात वगैरह में बहुत लेट से। दीज डेट्स कैन ऑल्सो शिफ्ट बाई ए डे बिटवीन दीज रीजन इवन इन द सेम ईयर। तो ये जो डेट्स है ना बेटा, वो एक ही साल में, एक सेम ईयर में एक दिन शिफ्ट कर सकती हैं, शिफ्ट बाई ए डे, एक दिन में शिफ्ट कर जाएंगी। टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द कंट्री, तो इसीलिए पूरे देश में एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, द पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनुअली पब्लिशेस द राष्ट्रीय पंचांग। तो ये जिम्मेवारी किसको दी गई बेटा? पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर को, PAS, पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संस्थान था, वो क्या करेगा बेटा? राष्ट्रीय पंचांग बनाएगा, एक राष्ट्र का पंचांग बना देगा जो पूरे देश के लिए वैलिड होगा। ए डिटेल्ड कैलकुलेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देखेगा, सच एज द मून एंड द सन, मून, चांद, तारे, सूरज, इन सबको देखेगा फॉर ए सेंट्रल लोकेशन इन इंडिया, इंडिया में सेंट्रल लोकेशन के हिसाब से। जैसा आपको पता भी होगा, टाइम हमारा पूरे इंडिया में एक ही चलता है, IST एक ही चलता है। वहीं अगर पाकिस्तान में जैसे एंटर करूँगा, मान लिया ये बेटा पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ इंडिया में बिल्कुल बॉर्डर पे खड़ा हूँ मैं, यहाँ इस जगह पे, और ये पाकिस्तान के अंदर है, सिर्फ 100 मीटर का डिफरेंस है, लेकिन आप घड़ी में देखोगे ना आधे घंटे का डिफरेंस मिलेगा, आधे घंटे का डिफरेंस मिलेगा। इसके बारे में आप पता लगाना। तो क्या करेगा? इट प्रोवाइड्स एन एडवांस इंटीमेशन ऑन डेट्स ऑफ फेस्टिवल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हॉलीडे डिक्लेरेशन। तो छुट्टियों का डिक्लेयर करने के लिए तो ये क्या करेगा बेटा? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत पहले इंफॉर्मेशन दे देगा कि इस तारीख को आप दिवाली मनाओगे, इस तारीख को आप होली मनाओगे, इस टाइप से आप बहुत इजीली। इसीलिए बेटा साल शुरू नहीं होता उससे पहले, जैसे कैलेंडर आता है हम देखते हैं ना, दिवाली कब आएगी, होली कब आएगी, उस टाइप से। Ever heard of the moon and the moonlight have inspired ragas in Indian classical music? यहाँ बेटा हमें हमारे कल्चर में चांद, सूरज, तारे, कॉन्स्टलेशन जिन्हें नक्षत्र बोलते हैं, उनको इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है कि एवरी फॉर्म ऑफ आर्ट में आपको वो सब मिलेंगे। आपको म्यूजिक में मिलेगा, जो इंडियन राग है ना बेटा, राग उसमें मिलेगा, जैसे चंद्रकौंस, चंद्रनंदन, शुभ पांत्रुवर्दली, विच ऑल्सो मीन्स ऑस्पिशियस मून, ये सब चांद के बारे में है। आर ए फ्यू रागाज दैट डिस्प्लेज द मून इमेजरी, मून के इमेजरी के बारे में बात कर रखा है। उसके अलावा आपको कुछ मुद्रा जैसे कि हैंड जेस्चर, चंद्रकला, ये सब क्लासिकल इंडियन डांस भरतनाट्यम में मिलेगा, कथक में मिलेगा, ओडिसी में मिलेगा, कुचिपुड़ी में मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये बेटा ये है कि नॉट ओनली हमारे म्यूजिक में तो राग मिलेगा ही मिलेगा, हमारे डांस फॉर्म में भी, कथक, भरतनाट्यम में आपको हाथ की मुद्रा चांद के हिसाब से, सूरज के हिसाब से मिलेगी। उसके अलावा कुछ जैसे वर्ली पेंटिंग है, डोकरा ब्रास स्कल्पचर है, ये हमारे इंडियन हेरिटेज को दिखाते हैं कि इंडियन हेरिटेज में हम बहुत पहले से, देखो सूरज, चांद को, सूरज को हम दिखा रहे हैं हर एक इंडियन फॉर्म में, डांस में हो, ड्राइंग में हो, स्कल्पचर बनाना है मुझे, उन सब में आपको चांद और सूरज मिलेगा ही मिलेगा। Why do we launch artificial satellite in space? आजकल तो बेटा स्पेस का जमाना चल रहा है। हमारे टाइम में जब हम पढ़ते थे तब बहुत मुश्किल था स्पेस साइंस, लगता था एक पहला सेंटेंस यूज़ किया जाता था, अरे रॉकेट साइंस है क्या? मतलब कोई चीज़ बहुत मुश्किल होती थी ना तो ये बोलते थे रॉकेट साइंस है क्या। लेकिन अभी के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, वो नॉट ओनली ISS के बारे में जानते हैं, चंद्रयान, मंगलयान, सब के बारे में जानते हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं। एक गुड़िया पूछ रही है, व्हेन आई लुक एट द नाइट स्काई इन अर्ली इवनिंग, शाम में मैं जब देखती हूँ, आई सी समथिंग, सम मूविंग स्टार मुझे दिखाई देते हैं। व्हाट आर दे? वो क्या चीज़ है? क्या स्टार हैं क्या? इज देयर मोशन ऑल्सो पीरियोडिक? क्या उनका मोशन भी पीरियोडिक है क्या? बेटा बेसिकली वो सैटेलाइट्स हैं
they are artificial satellites. For example, moon is the natural satellite of the earth. Similarly, man-made satellites भी हमने लॉन्च कर दिए. नॉट ओनली इंडिया, अमेरिका, नासा वगैरह आपने सुना होगा, इंडिया की इसरो सुना होगा. इस हिसाब से रशिया, चाइना, हर एक देश अपने सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है. वही सैटेलाइट आपको ये जो गुड़िया ने देखे हैं वही सैटेलाइट्स हैं. उनके बारे में बात करते हैं. द मून इज अर्थ नेचुरल सैटेलाइट. मून कैसा है बेटा? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है जो ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को. बिसाइड्स द मून, मैन मेड सैटेलाइट सेंट बाय वेरियस कंट्री. आदमी ने, बहुत से देशों ने मैन मेड सैटेलाइट बनाए और उनको भेज दिया, जिन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं. अपीयर्स एज टीनी स्पैक्स मूविंग इन द नाइट स्काई. तो नाइट स्काई में आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे, जो कि अराउंड 800 किलोमीटर हैं अर्थ के सरफेस से. अर्थ के सरफेस से 800 किलोमीटर ऊपर ये अर्थ है. अर्थ से 800 किलोमीटर ऊपर यूं आपको चक्कर काटते दिखाई देंगे. एंड टेक रफली 100 मिनट्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट. और एक ऑर्बिट काट के पूरा वापस आने में उनको लगभग 100 मिनट्स लग जाते हैं. दीज सैटेलाइट हेल्प अस इन मैनी वेज. हमारा कैसे कैसे हेल्प करते हैं? कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगे हमारी, नेविगेशन में, रास्ता बताने में. रास्ता क्या मतलब आपके घर से स्कूल का? नहीं बेटा, बड़े बड़े शिप हैं, एयरक्राफ्ट हैं, उनके लिए. वेदर मॉनिटरिंग के लिए. अभी देखो, हमें बहुत पहले से पता चल जाता है सुनामी आने वाली है. कैसे पता चलता है? इन्हीं सैटेलाइट्स के थ्रू, थैंक्स टू दीज सैटेलाइट्स. डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, मान लिया जैसे अभी हाल फिलहाल जम्मू में, हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड हो रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, तो वहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करेंगे? वहाँ कोई कुछ काम ही नहीं कर पाएगा. मान लिया पहुँच ही नहीं पा रहा है आदमी वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा है, फोटो ले ही नहीं पा रहा है, पता ही नहीं है सिचुएशन कैसे है, तो वहाँ हमारे सैटेलाइट्स हमारी हेल्प करेंगे, ऊपर से पिक्चर लेके हमें भेज देंगे. एंड साइंटिफिक रिसर्च, और रिसर्च में भी हमारी हेल्प करेंगे. द इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हैज़ लॉन्च मैनी सैटेलाइट दैट सपोर्ट दिस एक्टिविटी. इसरो ने बहुत से सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जो हमारी हेल्प करते हैं इन सब में. आवर साइंटिफिक हेरिटेज, द कार्टोसैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट. एक सैटेलाइट की सीरीज है बेटा. कौन सी? कार्टोसैट सीरीज. लॉन्च्ड बाय इसरो ने लॉन्च किया. कैप्चर हाई क्वालिटी इमेजेस ऑफ द अर्थ. वो ऊपर से ऐसे हाई क्वालिटी इमेजेस देते हैं हमें. सैटेलाइट से इमेजेस हम इजीली लेके हमें मिल जाएंगे. टू इम्प्रूव मैप्स, उनसे हमें मैप के बारे में पता चल जाएगा. क्यों बेटा? क्योंकि कुछ ऐसे इनअसेसिबल एरियाज हैं जहां आदमी प्रैक्टिकली नहीं पहुंच सकता, लेकिन ऊपर सैटेलाइट से फोटो लेके वो हमें भेज देंगे, जिससे हम मैप्स को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, सिटीज़ को प्लान कर सकते हैं. एंड हैंडल नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया. जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, नेचुरल डिजास्टर को भी हैंडल कर सकते हैं. वन सच मैपिंग प्लेटफॉर्म दैट इज भुवन. इसी टाइप का एक मैपिंग प्लेटफॉर्म है भुवन, आपको नाम दिया है भुवन. यूजेस दीज इमेजेस टू शो टेरेन. वो दिखा देगा आपको. क्या दिखाएगा? वहाँ की टेरेन कैसी है, ऊंची है, उबड़ खाबड़ है, प्लेन है, नदी है, नाले हैं, टेरेन बता देगा. वहाँ की मिट्टी के बारे में बता देगा आपको. लैंड का क्या यूज चल रहा है वहाँ पे, वेजिटेशन कैसा है, पेड़ पत्ते कैसे हैं, एंड मोर. और वहाँ का सब कुछ जब आपको लाइव दिखा देगा बेटा, तो आप सब पता चल जाएगा. आपको लगेगा कि आप वहाँ पे खड़े हो. एक कार्टोसैट के बारे में बताया. नेक्स्ट बता रहा है एस्ट्रोसैट. अनदर इसरो मिशन मेक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टार. एस्ट्रोनॉमी के बारे में आपको स्टार्स के बारे में बताएगा, दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताएगा. इंडियाज अदर स्पेस मिशन इंक्लूड चंद्रयान 1, 2 एंड 3. चंद्रयान 1, 2, 3 के बारे में आपने सुना होगा, जो चांद पे गए थे, जो मून पे गए थे, उसके बारे में आपने सुना है. आदित्य L1. आदित्य का मतलब होता है बेटा सूर्य. सूरज का ही दूसरा नाम है आदित्य L1. आदित्य L1 ये सैटेलाइट का नाम है. टू स्टडी द सन को पढ़ने के लिए हमने क्या किया? आदित्य L1 को लॉन्च किया. एंड मंगलयान टू मार्स, और मंगलयान को मार्स पे भेज दिया. इसरो ऑल्सो लेट्स इंडियन स्टूडेंट्स बिल्ड एंड लॉन्च स्मॉल सैटेलाइट्स. इसरो बेटा छोटे बच्चों को अलाउ करता है कि आप छोटे छोटे सैटेलाइट बनाओ, जैसे कि आज़ादी सेट बनाया, इंस्पायर सेट बनाया एंड जुगनू. ये छोटे छोटे स्कूल के बच्चे भी डिज़ाइन कर सकते हैं. भविष्य में अगर आप लोगों को मौका मिले, कहीं भी हो, आपको इस टाइप की अपॉर्चुनिटी मिले नासा से, इसरो से कनेक्ट करने के लिए, तो प्लीज़ गो फॉर इट. अब एक एक्टिविटी है बेटा. लेट अस आइडेंटिफाई स्पॉटिंग एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज ए नाइट स्काई वॉचिंग एक्टिविटी. वो नाइट स्काई वॉचिंग एक्टिविटी है. आपने अपने ब्रिज को उसमें नाइट स्काई
वॉच किया है। कैसे करेंगे? लाइक वी हैव डन प्रीवियसली, हम कर चुके हैं कब? ब्रिज कोर्स में। जस्ट बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट, सनराइज से जस्ट पहले या फिर सनसेट के जस्ट बाद, गो टू ए लोकेशन, ऐसी लोकेशन पे जाओ एक अपने सीनियर के साथ, टीचर हो सकते हैं, पेरेंट हो सकते हैं, दैट इज ए क्लियर व्यू ऑफ द स्काई, जिससे आसमान आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा हो, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ ट्रीज और टॉल बिल्डिंग्स। ऐसे खुले जगह में जाओ जहां बिल्डिंग वगैरह, पेड़ वगैरह ना हो, आपको आसमान आसानी से दिखाई दे रहा हो। टू आइडेंटिफाई सैटेलाइट्स इन द स्काई, लुक फॉर एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। आकाश में देखो, क्या आपको कोई मूविंग ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? दैट अपीयर्स एज ए पॉइंट ऑफ लाइट, जो स्टार्टिंग में आपको पॉइंट ऑफ लाइट दिखाई दिया, विद स्टेडी और फ्लिकरिंग ब्राइटनेस, जिसकी या तो स्टेडी लाइट हो, लाइट एक जैसी रहे, या उसकी लाइट ब्राइटनेस फ्लिकर कर रही हो, एंड इज मूविंग वेरी फास्ट अक्रॉस द स्काई, और बहुत तेजी से मूव कर रहा हो। यू कैन सी देम विद अ नेकेड आई और विद बाइनोकुलर्स। आप उनको नंगी आंखों से देख सकते हो क्योंकि वो लगभग 800 किलोमीटर हैं, आप देख पाओगे, या फिर बाइनोकुलर से इजीली देख पाओगे। यू मे यूज मोबाइल एप्स और वेबसाइट दैट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ सैटेलाइट विजिबल इन योर लोकेशन। आप बेटा मोबाइल ऐप भी यूज कर सकते हो या फिर वेबसाइट भी यूज कर सकते हो। IMD वगैरह की वेबसाइट मिल जाएंगी बेटा, आपको इजीली यूज कर सकते हो सैटेलाइट को देखने के लिए अपने लोकेशन में एट प्रेजेंट मेरी कहाँ है, एंड व्हेन दे विल बी पासिंग अबव यू इन द स्काई, और वो कब क्रॉस कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक ISS के नाम से एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड पे मिल जाएगी, एंड्रॉयड फोन में इजीली मिल जाएगी, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। वो आपको एग्जैक्ट नॉट ओनली ISS के अंदर का जो स्पेस स्टेशन है उसके अंदर से भी व्यू दिखाएगा, और आपको ये भी ट्रैक करके बता देगा कि किस टाइम आपके शहर के ऊपर से गुजरेगा। वो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, आप देख सकते हो। Step further, a lot of artificial satellites are being set up in space by many countries. बहुत सी आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजी गई हैं। आफ्टर देयर यूजफुल लाइफ मैनी ऑफ देम एंड देयर रॉकेट्स पार्ट बिकम स्पेस जंक। मान लिया मैंने एक सैटेलाइट को भेजा, 20 साल उसने काम किया, 20 साल के बाद वो बेकार हो गया। अब वो क्या बन गया? अब वो बेटा एक स्पेस जंक बन गया है, कचरा बन गया है, और स्पेस डेब्री बन गया है। दीज डेब्रीज क्राउड स्पेस एंड कुड कोलाइड विद वर्किंग सैटेलाइट्स। अब वो घूम तो वही उसी चक्कर में रहे हैं, घूम तो वो वहीं रहे हैं, और वहीं मेरे रियल सैटेलाइट्स भी घूम रहे हैं। तो हो सकता है ये डेब्रीज मेरे ओरिजिनल वर्किंग सैटेलाइट के साथ टकरा जाए और उसको नुकसान पहुंचा दे। वेल स्मॉल डेब्रीज बर्न अप इन द एटमॉस्फेयर व्हेन इट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ। जबकि कुछ डेब्रीज जब अर्थ की तरफ आ रही होंगी, स्मॉल डेब्रीज बर्न अप इन द एटमॉस्फेयर, जब वो एटमॉस्फेयर में घुसेंगी तो फ्रिक्शन के कारण उनके अंदर आग लग जाएगी। द लार्जर पीसेस कैन क्रैश ऑन द ग्राउंड। लेकिन अगर फिर भी बहुत बड़ा पीस हुआ कि भाई आग लगी, घिसता गया, फिर भी अगर जमीन से टकरा गया तो क्रैश कर सकता है जमीन के ऊपर। कंट्रीज आर नाउ वर्किंग टुगेदर टू रिमूव दिस डेंजरस डेब्रीज। तो अभी कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड की कंट्री मिलके उस डेब्रीज को हटाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा, बी अ साइंटिस्ट। बहुत फेमस साइंटिस्ट विक्रम अम्बालाल साराभाई। विक्रम साराभाई रिसर्चर इन स्पेस साइंस में रिसर्चर थे बेटा, एंड न्यूक्लियर फिजिक्स इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। उनको इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर कहा गया क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया था ये। ही पायोनियर मीन्स जो पहला आदमी होता है उसको पायोनियर बोला जाता है। ही पायोनियर द एफर्ट्स टू लॉन्च द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने लॉन्च किया था ना, उसकी पायोनियरिंग इन्होंने ही की थी। द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC लोकेटेड इन तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेट किया, जो कि इसरो का सेंटर है। दैट डेवलप्स रॉकेट को डेवलप करता है, एंड लॉन्च व्हीकल्स टेक्नोलॉजी इज नेम्ड आफ्टर हिम। इतने फेमस थे बेटा कि अभी तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जहां रॉकेट्स बनाए जाते हैं, लॉन्च व्हीकल्स बनाए जाते हैं, और जहां से उन्हें टेस्टिंग भी किया जाता है, वो इन्हीं के नाम पे था। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा बेटा, ये इसका मतलब क्या होता है? हर एक साइंटिस्ट के नाम के साथ या फिर कोई भी आदमी आपको दिखाएंगे उसके साथ दिखेगा ये बेटा। इट मीन्स ये उनका डेट ऑफ बर्थ है, ये उनका डेट ऑफ बर्थ है, और ये उनका डेट ऑफ डेथ है। इतने साल तक वो जिए थे।
इसके बारे में बता रखा है। विद दिस हमारा चैप्टर नंबर 11 खत्म हो गया है। अगर आपको पूरे चैप्टर में मज़ा आया हो, कहीं भी लगा हो मैंने अच्छा एक्सप्लेन किया है, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।